फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट को स्टार्ट करूंगा। अब जैसा कि आपको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों को पता है हमारी एफएम के अंदर दो कैटेगरी डिवाइड है। बेटा एक कैटेगरी यहां से आई है फ्लूइड मैकेनिक्स की और एक कैटेगरी आई है फ्लूइड मशीनरी की। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिक्स टर्म्स? शब्दों पर गौर फरमाना, शब्दों से बहुत चीजें निकल कर आएंगी तुम्हारे पास अभी। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिक्स टर्म्स? मैकेनिक्स शब्द का अगर मैं मतलब समझना चाहता हूं तो मुझे इतना पता होता है, किसी भी चीज पर जब फोर्स लगता है, किसी भी चीज पर जब फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण उस पर्टिकुलर चीज पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मैंने कहा कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो या इंटरनली फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स के जनरेट होने से उस पर्टिकुलर सिस्टम पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आपके पास एक बॉक्स था, अगर इस बॉक्स को मेरे प्यारे बच्चों मैं दो तरफ से फोर्स लगा के दबाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बॉक्स को मैं दो तरफ से फोर्स लगा के दबाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है जैसे ही इस बॉक्स को दबाने का प्रयास करूंगा ये बॉक्स अपनी शेप को कुछ ना कुछ ऐसे कर लेगा। सो आई विल से दैट अपनी विड्थ कम करके अपनी लेंथ बढ़ा लेगा। बेसिक सी बात है। तो मैंने क्या कहा कि दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स, दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स। या फिर मैंने कहा किसी भी बॉडी को धक्का दिया, धक्का देने की वजह से बॉडी चल पड़ी, दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैंने कहा किसी भी चीज को मैंने रोकने की कोशिश करी, वो बॉडी रुक गई, दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैंने कहा किसी भी चीज को उठा के ढलान से छोड़ दिया। शब्दों पर गौर फरमाना, मैं तुम्हें कहां से कहां लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारे पास एक पहाड़ है और तुमने क्या कहा कि इस पहाड़ पे बैठकर किसी भी चीज को, तुम्हारे पास बहुत सारे कंचे हैं, कंचे समझते हो ना तुम, शीशे के गोल गोल गोलियां आती है, उनको कंचे का नाम देते हैं। कंचे तुमने छोड़ दिए, यू नो दैट कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ये सारे के सारे कंचे नीचे स्लाइड होते नजर आएंगे आपको और ये एक टाइम पर आकर नीचे अपने आप आ जाएंगे। दिस इज ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, वो कोई भी चीज जिसके ऊपर कभी कोई फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, इस छोटी सी ब्रांच को देसी भाषा में मैं कहता हूं मैकेनिक्स। छोटी सी ब्रांच को देसी भाषा में मैं कहता हूं मैकेनिक्स। तो बात आती है मेरे प्यारे बच्चे की फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तुम्हें समझ आ चुका है। जाहिर सी बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड के ऊपर फोर्स की वजह से जो भी इफेक्ट आता है, फ्लूइड के ऊपर फोर्स की वजह से जो भी इफेक्ट आता है, उसको हम क्या कहने वाले हैं? दैट इज नोन टू बी एज द फ्लूइड मैकेनिक्स। आई विल से दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। आई विल से दैट effect of force on the fluid, effect of force on the fluid, ठीक है, due to या फिर सिंपल effect of the force on the fluid is known to be as the fluid mechanics. Now क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, पहले उस चीज पे गौर फरमाते हैं। आपको पता है बेटा, अगर तुम किसी भी फ्लूइड पे कोई भी फोर्स लगाने का प्रयास कर रहे हो, कोई भी फोर्स हो सकता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द फोर्स, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑन लेटर ऑन सेशंस। मैंने कहा तुम किसी भी फ्लूइड पे अगर किसी भी तरह का फोर्स लगाते हो तो फ्लूइड में क्या क्या चीजें आ सकती है। फ्लूइड एक्चुअली में मेरे प्यारे दोस्तों आपके फोर्स की वजह से, अभी ग्रेविटी फोर्स की वजह से बह सकता है। मैंने कहा फ्लूइड आपके फोर्स की वजह से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैंने क्या कहा, फ्लूइड आपके फोर्स की वजह से लिक्विड में से सॉलिड स्टेट में आ सकता है। आपने बर्फ जमने के फॉर्मूले को अगर देखा हो तो वहां पे क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, टेम्परेचर कम होता है, वो सॉलिड बन जाता है। कहीं ना कहीं फोर्स का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मैंने कहा आपके इफेक्ट की वजह से, आपके फोर्स की वजह से अगर आप फ्लूइड को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो फ्लूइड अपनी डेंसिटी को वेरी कर सकता है। हाँ, तो देर आर वेरियस इफेक्ट ऑन द फ्लूइड दैट इज टोटली कवर्ड अप इन दैट टॉपिक विच इज नोन टू बी एज द फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब हम लोगों ने समझा कि ओरिजिनली फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। अब मेरी यहां से बात आती है कि एक्चुअली में सबसे पहले तो मुझे यही समझना है कि व्हाट इज द फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या होता है।
देखिए सिंपल देसी जुगाड़ भाषा में अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं तुमको यही कहना चाहूंगा, एनीथिंग विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो, एनीथिंग विच फ्लोज या फिर विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, वो कोई भी चीज जिसमें बहने की क्षमता होती है, वो कोई भी चीज जिसमें बहने की क्षमता होती है। शब्दों पर गौर देना, बड़ी काम की बात बोल रहा हूं और तुम यहां से कंफ्यूज होने वाले हो बच्चे, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने तुमको कहा एनीथिंग विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो, जिस भी चीज के अंदर बहने की क्षमता होती है उसको फ्लो कहते हैं। बहना समझ नहीं आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय बहना? मैंने तुमको कहा कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को तुमने बेटा एक सरफेस पे रख रखा है। सपोज आई एम सेइंग दैट जेंटलमैन, यू आर जस्ट having that object on the rough surface and you are applying the force F over this object. मैंने कहा आप इस ऑब्जेक्ट पर F फोर्स की एप्लीकेशन दिखा रहे हो, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाओगे, सबको पता है ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड करने लग जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड करने लग जाएगा और शायद स्लाइड करता करता आगे की तरफ आएगा। मैंने कहा ये बहना है क्या? क्या ये बहना है? इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज फ्लो? नो, आई कैन से दैट कि ये स्लाइडिंग तो कहलाएगा, बट इसको हम फ्लो का नाम नहीं दे सकते, इसको हम फ्लो का नाम नहीं दे सकते। तो असली में फ्लो क्या होता है? असली में फ्लो क्या होता है जरा वो चीज समझते हैं। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सेइंग दैट कि सपोज दिस इज योर सरफेस, सपोज दिस इज योर सरफेस और आपके इस सरफेस पे एक लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस पड़ा है। मैंने कहा इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। शब्दों पर गौर देना, चीजों को समझने का प्रयास करना, बहुत बेसिक सी चीज है बट समझ यहां से डेवलप होती है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, पेपर 1 के लिए है सर, एसएससी जेई का टोटल मेंस तक के लिए है। मैं कभी भी पेपर 1 की चीज नहीं पढ़ाता और कभी होती भी नहीं है कोर्स मतलब कोर्स, आपको दोनों चीजों का पढ़ाया जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। अभी बात को समझना, तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुमने आज से पहले कई बार पढ़ी हुई होगी। मेजर चीज आती है लेक्चर पढ़ने का मतलब, अलग अलग फैकल्टी से अलग अलग टाइम पर अगर तुम सेम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसका पढ़ने का बेनिफिट क्या है? उसका पढ़ने का बेटा बेनिफिट एक ही आता है मेरी नजर में। उसका पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि अलग अलग टीचर का समझाने का ढंग अलग होता है। हम अलग अलग राजनेताओं का भाषण सुनते हैं, हम अलग अलग एक्टर का भाषण सुनते हैं, हम अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, हम अलग अलग एक ही चीज के बारे में किताबें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज अलग होते हैं। व्यूज अलग होने का मतलब होता है कि जब आप उन चीजों को सुनते हो या फिर उन चीजों को पढ़ते हो, आपके अंदर की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बदल जाती है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं सर, इंजीनियरिंग इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आपको इंजीनियरिंग जब ही आएगी जब आप इमेजिन करना सीख जाओगे। तो मैं आपको यही चीज इसलिए इतना बेसिक से समझा रहा हूं कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की हाथ को तुमने पकड़ लिया ना, तो भाई साहब ये कृष्ण का हाथ है, एक बार ही पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बेसिक से समझा रहा हूं। मुझे पता है तुमको आती है, लेकिन मेरे शब्दों पर, कंसेप्ट पर ध्यान देना। क्या पता तुम सीख सीख कर कुछ ढंग का बोल जाओ जो मुझे नहीं पता हो। चीजें निकलती है यहां से, ठीक है? हाँ जी, हमको अच्छे से नहीं आता है फ्लूइड, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। सर रिप्लाई कर दीजिए। किस बात का रिप्लाई करूं भाई? कमेंट किया गया है बच्चे के द्वारा। यार एक तो ये कमेंट ऊपर चले जाते हैं। सर आपके वाईफाई के लेक्चर है यूट्यूब पे, वो कंप्लीट सिलेबस है? नहीं, नो 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 राहुल कुमार, तुम पेड में हो, तुम अभी उस लेक्चर को मत देखना। तुम पेड में हो, पेड लेक्चर्स को देखना, उनको मत देखना, ठीक है? इसका अगर पीडीएफ हो तो दे दीजिएगा, क्योंकि मेंस के लिए लिखने के लिए याद करना होगा। उसके लिए लास्ट में बात करता हूँ रॉबिन्स, लास्ट में बात करूंगा। फायदा वे अभी सेशन पर आता हूं। मैंने कहा बच्चों तुम्हारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ द एलिमेंट्स। तुम्हारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल गोल गोल शेप के हैं और ये एक लेयर में बसे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ठीक इस लेयर के ऊपर एक और लेयर है। मैंने कहा ठीक इस लेयर के ऊपर तुम्हारे पास इस मॉलिक्यूल की एक और लेयर है और ठीक इसके ऊपर एक और लेयर है। तुम्हारे पास जनरली 4 लेयर तुमको देखने को मिल रही है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर गोइंग टू कंसर्न ओवर दिस, तुमको मैंने क्या कहा, ये क्या है? कंचे। ये क्या है? ये है कंचे। इस कंचे को जब मैंने किसी रफ सरफेस के ऊपर रखा, जब मैंने इस कंचे को मेरे प्यारे दोस्तों किसी रफ सरफेस के ऊपर रखा, तो मुझे पता है रफ सरफेस की वजह से नीचे वाला कंचा जो है ये फिसलेगा नहीं, ये एक्चुअली में रफ सरफेस के साथ कांटेक्ट बना के रखेगा, बिल्कुल रखेगा। मैंने कहा रफ सरफेस के साथ ये कांटेक्ट बना के रखेगा, इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है, तुमको समझ आ चुका है, ये फिसलेगा नहीं।
लेकिन इससे ऊपर वाला जो कंचा है ना, इससे ऊपर वाला जो कंचा है, एक्चुअली में प्यारे दोस्तों इस कंचे के ऊपर वाला कंचा फिसलने की कोशिश करेगा। मैंने कहा ये सपोज v1 वेलोसिटी से फिसल रहा है, ठीक इसके ऊपर वाला कंचा जो होगा वो भी फिसलेगा, वो भी फिसलेगा, और उसकी अपनी वेलोसिटी होगी, उसकी अपनी वेलोसिटी होगी। कौन सी? सर मैंने कहा v2 वेलोसिटी होगी। सिमिलरली ये कंचा भी फिसलेगा, v3 वेलोसिटी होगी, और ये फिसल फिसल के और फिसल फिसल के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का? मैंने कहा ये वाला कंचा तो एज इट इज है, लेकिन ऊपर वाले कंचे इससे आगे निकल रहे हैं, और आगे निकलते निकलते इस तरह की लेयर बना रहे हैं। ये 1 2 3 4 लेयर तुम्हारी इस तरीके की बन रही है। अगर तुम इस चीज को ध्यान से समझना चाहो तो तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुम यहां से एक्चुअली में मेरे प्यारे बच्चों तुम देख रहे हो कि तुम्हारी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फिसल रही है, और किस तरह से फिसल रही है। सर मैंने कहा एक लेयर है ये, दूसरी लेयर है ये लेयर इसके ऊपर फिसल रही है, ये लेयर इसके ऊपर फिसल रही है। और मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स अगर देखा है तो तुमने जाना, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, रगड़ते हैं, तो उस केस में इनके बीच में एक शियर फोर्स डेवलप होता है। तो मैंने क्या बोला प्यारे दोस्तों? फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब एक्चुअली में एक ही चीज होता है। फ्लो का मतलब हम यहां से लिखना चाहेंगे वो कोई भी चीज जो शियर फोर्स की वजह से डेवलप हो रही है। मैंने कहा विच ट्रांसफर्स, और मैं इसका शब्द एक लिखना चाहूंगा, दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रांजिट्स ड्यू टू द शियर फ्लो, ड्यू टू शियर फोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जा रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द शियर फोर्स, दैट इज नोन टू बी एज द फ्लो, दैट इज नोन टू बी एज द फ्लो। अब आईईएस के पेपर में क्वेश्चन आ गया था 2018 या 17 में, आपको पेपर के अंदर यह पूछ लिया व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द, तो क्वेश्चन में लिखा था शियर फोर्स, क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल, ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बना रखा था। तो सर यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट की ये फ्लोइंग प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है, फ्लो एबिलिटी निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं शियर फोर्स का फंक्शन है। तो मैंने तुम्हें एक ही बात कही यहां से, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर गोइंग टू कंसर्न ओवर माय वॉइस देन यू कैन से दैट कि फ्लो एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज द फंक्शन ऑफ, फ्लो एबिलिटी ऑफ द बॉडी is the function of what? It is the function of shear force only. It is the function of shear force या फिर shear stress, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, तुम्हारे काम की बात है। Now ladies and gentlemen, अब तुम्हें एक चीज तो पता है कि whenever I am talking about the fluid, तो I can say that दुनिया के अंदर दो ही चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली में shear force के इन्फ्लुएंस में बहती है। तो मैंने कहा सॉलिड तो कभी ऐसा बहेगा नहीं, सॉलिड कभी भी बहता नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, वो कभी नहीं बहता। मैंने कहा हाँ लिक्विड जरूर बहता है, लिक्विड जरूर बहता है, और लिक्विड के साथ साथ एयर जरूर बहती है, या फिर मैं इसको लिखना चाहूंगा गैस। एयर छोड़ो, एयर की जगह हमने लिख दिया गैस। तो दो ऐसे मेरे पास स्टेट ऑफ द मैटर हैं जो एक्चुअली में अपने आप को फ्लूइड साबित करते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द लिक्विड एंड गैस। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट करके लिखवा देता हूं जो आपके आगे काम आने वाला है। सर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द लिक्विड। भाई अल्कोहल लिक्विड है, स्पिरिट लिक्विड है, मिथाइल लिक्विड अल्कोहल लिक्विड है, नेल पॉलिश लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, वाटर लिक्विड है। अरे कौन सा लिक्विड मानोगे? तो मैंने कहा कि अगर आप कभी भी स्टडी करते हैं तो लिक्विड की फॉर्म में एक स्टैंडर्ड ऐसा लिक्विड आता है जिसको आप कंसीडर करते हैं। तो स्टैंडर्ड लिक्विड आप लोग कौन सा मान के चलते हैं अपनी तरफ से स्टडी करने के लिए? स्टैंडर्ड लिक्विड जो आप लोगों का आता है दैट इज नोन टू बी एज द वाटर। और स्टैंडर्ड गैस की जब मैं बात करता हूं, स्टैंडर्ड गैस की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक गैस नहीं आती, हम वहां पर एयर लेके चलते हैं। बेसिक सी चीज सबको पता है। सर एक छोटा सा टॉपिक आता है यहां से, एवरीबडी नोज दैट कि जब मैं फ्लूइड की बात करूंगा तो मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर एयर को कंसीडर नहीं करने वाला, मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों का वाटर को कंसीडर करने वाला हूं। तो आगे मैं कभी भी फ्लूइड बोलूं, आगे मैं पूरे सेशन में कभी भी फ्लूइड बोलूं, आप लोग मान के चलना मैं वाटर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहां से कंसेप्ट क्लियर करना है तुमको कि तुम्हारा फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं, वाटर की अगर मैं बात करता हूं, तो सबको पता है देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, एयर से ज्यादा होता है, पता है सबको।
मैंने कहा दो तरह के फोर्स निकल कर आते हैं, यही से सेशन की शुरुआत करूंगा बढ़िया तरीके से। दो तरह के फोर्स निकल कर आते हैं, एक होता है बेटा यहाँ से कोहेजन और एक होता है यहाँ से एडहेशन। अभी मैं तुमको बार बार ही बेटा बेटा कहूं तो तुम बुरा मत मानना, बिकॉज तुमसे बहुत बड़ा नहीं हूं। एक्चुअली में यार आदत पड़ गई है, 2-3 दिन से बेटा बेटा निकल रहा है मुंह से, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलेगा, ठीक है। कोहेजन और एडिशन क्या होता है, बेसिक बेसिक सी टर्म है, वी नीड टू गो विद दिस काइंड ऑफ द टर्म। नाउ जेंटलमैन एंड लेडीज हैव अ कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेजन? Cohesion is defined as the intramolecular force of attraction. What is the intramolecular force of attraction? समझते हैं। मैंने कहा intramolecular force of attraction. Now what is adhesion? Adhesion is defined as the intermolecular force of attraction. What do you mean by this kind of the term? Have a concentration. Intermolecular force of attraction. I am saying that if you are having one fluid system, and I'm saying that this fluid system is having lot of molecules inside it. इस fluid system के अंदर बहुत सारे molecules हैं। Now ladies and gentlemen, everybody knows that कि हर molecule के बीच में एक force of interaction आ रहा है। हर molecule के बीच में एक force of interaction आ रहा है। इसमें किसी तरह की किसी को भी दुविधा नहीं है। जब same kind of molecules में force of interaction आता है, same kind of molecules, जब एक ही तरह के molecules के अंदर force of interaction आता है, जैसे मैंने कहा water है, तो वाटर के मॉलिक्यूल वाटर, एयर, वाटर, अल्कोहल, सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड है वो कोहेजन कहलाएगा, ठीक है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन ये तुमको समझ आ गया। सेम मॉलिक्यूल्स की जब मैं बात करूंगा तो यहां से कौन सा फोर्स डेवलप किया जाएगा, दैट इज नोन टू बी एज द कोहेजन। बट मैंने तुमको कहा कि सपोज इफ यू आर हैविंग टू काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट इट बी द ऑब्जेक्ट ए एंड लेट इट बी द ऑब्जेक्ट बी, एंड यू नीड टू पेस्ट ऑब्जेक्ट ए विद ऑब्जेक्ट बी, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आपको अगर इनको आपस में जोड़ना है तो आप क्या करते हैं, आप इनके बीच में फेविकोल लगा देते हैं। आप इनके बीच में फेविकोल लगा देते हैं और आपने देखा होगा फेविकोल के डब्बे पर लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब क्या हुआ समझकर चलना। यहां पर तुमको पता है कि ये बीच में एक अलग मटेरियल आ रहा है, ये तुम्हारा एक डब्बा है, ये तुम्हारा दूसरा डब्बा है, दोनों डब्बे अलग अलग है और तुम इसको तीसरे मटेरियल की वजह से जोड़ रहे हो। अगर तुम इसको समझ रहे हो ना जेंटलमैन, तो यू कैन से दैट यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा ऐसे इस नेचर पे, और यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा इस नेचर पे, और ये फेविकोल इनको बांध के रख रही है, अलग अलग मटेरियल में जा रहा है। मैंने कहा फोर्स डेवलप बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल, फोर्स बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट मटेरियल, कुछ भी कह लो, समझ में आ रहा है। उसको एक्चुअली में हम लोग नाम देते हैं जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज द एडहेशन। उसको नाम दिया जाता है एडहेशन, ठीक है। अब मैं तुमको बताना चाहता हूं, अभी तुम्हारा बिहार का कोई पेपर था, मैंने किताब के अंदर क्वेश्चन देखा था, उसमें यह पूछ रखा था कि कोहेजन और एडेशन क्या होता है। तो ऐसे मैच करके था, मैच नहीं था यार, वो ऐसे ABCD करके लिख रखा था। कोहेजन का मतलब होता है इंट्रा और एडहेशन का मतलब होता है इंटर। अब तुम याद कैसे करोगे, ए आ रहा है इसके अंदर, ए आ रहा है इसके अंदर सेम हो तो हमेशा कोहेजन आएगा, सेम हो तो कोहेजन, अगर एक भी मटेरियल अलग हो गया तो एडिशन, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पे ए की जरूरत नहीं है, तो मेरी ट्रिक वाहियात होती है यार, मेरी ट्रिक का कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन काम आएगी। अभी तुमको ये बता रहा हूं, तुम भूलने नहीं वाले कभी भी। जिसके अंदर ए आता है ना, वो सामने वाले ए से मैच नहीं करेगा। इसमें ए आ रहा है तो इसमें कहीं भी ए नहीं आ रहा, इसमें ए आ रहा है तो इसमें इंटर में ए नहीं आ रहा, इसमें सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा तो इसमें ए आ रहा है। तो इस तरीके से तुम इसको याद करोगे, इंट्रा, ए नहीं आ रहा तो कोहेजन, जिसमें ए नहीं आ रहा वो एडिशन, ठीक है। ऐसे मैंने याद कर रखा है, मैं भी कंफ्यूज होता था। चलो भाई, अभी यहां से बात आती है कि तुम्हें ये छोटी सी चीज पता लगी। मैंने कहा सबको पता है कि तुम्हारी फ्लूइड के पार्टिकल्स में कोहेजन फोर्स होता है। कोहेजन फोर्स होने के कारण उनके बीच के जो वॉइड्स होते हैं, जो खाली जगह होते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं। मैंने तुमको एक ही बात कही यहां से कि देयर इज द स्पेस बिटवीन द, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली हर मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्चुअली में ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसको हम लोग एक टेक्निकल भाषा में नाम देते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द वॉइड्स या इंटरमॉलिक्यूलर वॉइड्स। ये एम्प्टी स्पेस जो होता है, दैट इज टोटली नेग्लिजिबल, दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा साइज होता है। हम इसको कंपेयर करते हैं अगर फ्लूइड की लेंथ से। सपोज मैं तुमको कहता हूं
कि तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी फ्लूइड की लेंथ कंसीडर कर ली। ये तुम्हारा एक फ्लूइड का मास है और तुम्हें भी पता है इस फ्लूइड के मास के अंदर अनगिनत इतने मॉलिक्यूल्स है, तुम गिन नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा जो इनकी टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस फ्लूइड मास के अंदर, ये क्या है, ये एक फ्लूइड मास है। मैंने कहा फ्लूइड मास के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मैंने कहा दुनिया भर के हैं। दुनिया भर के बोले तो इनफाइनाइट, ऐसा लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट है। इफ आई एम सेइंग दैट, अगर मैं तुम्हें ये बात बोल दूं कि भाई इस इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स के बीच में से मुझे खाली जगह बताओ कितनी है, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं, तुम यहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ रही, तुम यहाँ पर कोई उसके मॉलिक्यूलर लेवल को नहीं पढ़ रही, तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा काम मॉलिक्यूल्स को देखना नहीं है, तुम अपने लेवल के हिसाब से सोचोगे, तुम अपने लेवल के हिसाब से सोचोगे। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि तुम्हें मैंने कहा अगर मैं तुम्हें टास्क दे दूं कि इसके बीच की खाली जगह निकालो, और तुम मुझे पहली बात तो ये कहो दिमाग खराब हो गया तेरा ये कौन सा क्वेश्चन और टास्क है? क्यों आई ऐसी चीज, क्यों आई ऐसी चीज आपके दिमाग के अंदर? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ये समझ में आ रहा है कि भाई इसके बीच की खाली जगह इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि मैं मॉलिक्यूल्स देखूंगा तो खाली जगह दिखेगी। मैं कह सकता हूं जेंटलमैन यहां पर कि इसकी खाली जगह को नेग्लेक्ट कर देता हूं, भूल जाए यार क्या जा रहा है, मैं पूरे के पूरे सिस्टम को एक पूरा मास मान के चल रहा हूं। मैंने कहा इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर 3 सेक्शंस ओवर दिस सिस्टम, अगर मैंने इस सेक्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, दिस इज सेक्शन 1, 2 एंड 3, आई कैन से दैट आप किसी भी हालत में इस फ्लूइड के अंदर इन 3 सेक्शन को अलग अलग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच की खाली जगह है ही, वो नेग्लेक्टेड है। तो कॉन्टिन्यू दिख रहा है, बिल्कुल कॉन्टिन्यू दिख रहा है, सेक्शन अलग अलग नहीं हो सकते आपके फ्लूइड के, दैट इज नोन टू बी एज कॉन्टिनम। इसको टेक्निकल भाषा में नाम दिया जाता है जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज कॉन्टिनम। तो एक छोटा सा नोट्स में आप लोगों को देखने को मिलता है। मेरी आवाज समझ नहीं आती, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, आई वांट आस्क यू वन थिंग, मेरी आवाज समझ नहीं आ रही क्या? तो ये बच्चे को प्रॉब्लम आई है, अंकी इंग्लिश में पढ़ाता हूं तो नहीं आती, तो आवाज सही आ रही है, आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा बोलना चाहिए तुम्हें कोई बात नहीं यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब चलता रहता है, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। मैं हिंदी में भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा जेंटलमैन एक छोटा सा टॉपिक आता है, टॉपिक क्या, वैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है? फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में अगर मैं छोटी सी इस सेंटेंस को लिखना चाहूं तो आई विल कंसीडर इट एज फ्लूइड इज कंसीडर एज अ कॉन्टिन्यूअस मास। इतना से तुमको समझ में आ रहा है, फ्लूइड इज कंसीडर एज कॉन्टिन्यूअस मास, इतने से तुमको समझ में आ रहा है। अब भैया इस कॉन्टिन्यूअस मास के कारण तुमको पता है तुम्हारी 3-4 स्टेटमेंट यहां से तोड़ सकते हैं एग्जाम वाले। कैसे? पहली स्टेटमेंट तो यही कहेंगे, यहां से पहली स्टेटमेंट तो यही आ गई कि इंटरमोलिक्यूलर वॉइड्स बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो। पहला पॉइंट तो तुमको यही समझ में आ गया, इंटरमोलिक्यूलर वॉइड्स अपने फ्लूइड का तुम नेग्लेक्ट करते जा रहे हो, बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहते हैं। पहला पॉइंट तुम्हारा यही आ गया। दूसरा पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से फ्रॉम दिस पॉइंट कि तुम अपने इस फ्लूइड मास को सेक्शन में डिवाइड ही नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस, दिस इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड दिस फ्लूइड मास, दिस इज इम्पॉसिबल टू कट या फिर डिवाइड, ऐसा लिख लो, डिवाइड दिस फ्लूइड मास। आपको अपने फ्लूइड मास को डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, इसको हम कॉन्टिनम कहते हैं। तो भैया तुमको आईईएस जैसे पेपर में क्वेश्चन देता है ना, तो कभी भी ये नहीं लिख के देगा कि कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आईएएस में इस तरह के क्वेश्चन बनाए तो कॉन्टिनम से रिलेटेड कुछ फैक्ट या फिर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन देगा, तो मेरे ख्याल में ज्यादा सही रहता है और ये चीज हमको कंसेप्ट क्लियर करती है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से एक छोटी सी चीज और आती है, छोटी नहीं बड़ी है, कि अभी फ्लूइड को पढ़ने में आप लोग बहुत सारे कंजर्वेशंस को अप्लाई करते हैं, वो बाद की बात है। मैं तुम्हें कहता हूं कि अपनी अपनी हर चीज की प्रॉपर्टी आती है, तो मैं डायरेक्टली फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर जाता हूं। मैंने कहा विदाउट वेस्टिंग द टाइम एक छोटे से टॉपिक पर आता हूं कि फोर्स के इफेक्ट की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जरा उनके बारे में देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। सर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एवरीबडी नोज दिस काइंड ऑफ टर्म्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहली टर्म आपकी आती है डेंसिटी। सबको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
Everybody knows that mass upon volume of the particle, volume of the fluid mass, that is known to be as density. यूनिट की बात करूं तो यही लिख दूं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अभी सबको पता है यार, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा. चलो आगे की तरफ आते हैं. मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के ये निकल कर आते हैं कि तुमको 2-3 चीजें याद रखनी है. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है एक तो. अभी पहले मैं सोच रहा था ये सब हटवा दूं, लेकिन टीसीएस पेपर जो है मैं आपको बता दूं, ये ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हैं. टीसीएस पेपर ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहा है, इसलिए लिख लो. तो मैंने कहा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, या फिर तुम इसको एक और लिख सकते हो 1 ग्राम पर मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब. दूसरा पॉइंट यहां से आता है जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज द डेंसिटी ऑफ मरकरी. इसको भी क्लियर कर लेते हैं. डेंसिटी ऑफ मरकरी, आगे मैं कभी भी मरकरी लिखूंगा तो मैं मरकरी की जगह Hg लिखूंगा. तो मेरे सभी से दरख्वास्त है कि सिंबल याद करनी है. Hg मरकरी को बोला जाता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है हेमल का. मैंने कहा इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज नोन टू बी एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट बनता है तुम्हारे लिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एसएससी में भी पूछा जा सकता है. वो होता है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर, पहली बात तो ये फिक्स नहीं होती, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ 1.033 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की इसकी वैल्यू रखी जाती है. हर वैल्यू आपको अलग मिलेगी, गूगल पे अलग मिलेगी, किताबों में अलग मिलेगी, एग्जाम वाले अलग लगते हैं. लेकिन मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ कि ये आप लोगों को अंदाजा याद रखना है भाई. हाँ इसके आसपास है, इसके आसपास है, तुमको ये वैल्यू याद रखनी है. फिक्स नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? इसका रीजन है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुमने, ध्यान करना आ जाएगा. ये जो डेंसिटी ऑफ द वाटर है किस टेम्परेचर पे होती है? दैट इज जनरली एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है ये डेंसिटी, उसके बाद कम ज्यादा चलती रहती है. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी मेरे पास प्रॉपर्टी आती है जिसको बोला जाता है यहां पर वेट डेंसिटी. नाउ व्हाट इज द वेट डेंसिटी? वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट अपॉन वॉल्यूम. वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट अपॉन वॉल्यूम. इस दुनिया के अंदर बफरिंग, सब तो सही चल रहा है, मेरा तो सही चल रहा है. हाँ सही चल रहा है. इस दुनिया के अंदर कभी भी तुमको डेंसिटी निकालनी हो तो जेंटलमैन एंड लेडीज, यू नीड टू गो विद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नथिंग एल्स. तुमको मास डेंसिटी निकालनी है, तुमको वेट डेंसिटी निकालनी है, तुमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, कुछ भी निकालना हो, डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, खत्म. इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब, खत्म. ठीक है. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन टू बी एज दैट इज नोन टू बी एज रिलेटिव डेंसिटी. Now, what do you mean by the relative density? I will go with this term in a sense that आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. ऐसे ही रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी एक लिक्विड की डेंसिटी किसी दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में. यानी किसी ना किसी को कंपेयर किया जा रहा है किसी के साथ में. जैसे मैं तुमको कहता हूं रिलेटिव डेंसिटी के लिए मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी. तो मतलब क्या है देखते हैं. मैंने कहा वेयर दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी. ठीक है. सो जेंटलमैन तुम यहां से लिख सकते हो ऐसा कि लिक्विड ए और लिक्विड बी की डेंसिटी की बात करी जा रही है और कुछ नहीं कर रहा. बस यही है, हम एक डेंसिटी को दूसरे के रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं, यानी इसका रिलेशन इसके साथ में निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं. हाँ इसी के साथ एक छोटा सा नोट करके लिखवाता हूं, बड़ी काम की बात है कि भैया यहां से अगर तुम्हारा इफ यू आर कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूं, अगर ये डेंसिटी ऑफ बी तुम्हारा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर आ जाता है, ये मेरी समझाने की भाषा है, जो भी मैं कॉम्प्लेक्स करके समझा रहा हूं आसान भी बन सकती है. इफ ड्रो बी की वैल्यू इतनी आ जाती है, देन आपका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज नोन टू बी एज व्हाट? हम रिलेटिव डेंसिटी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी. रिलेटिव डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये सॉइल मैकेनिक्स के अंदर मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है. सभी से दरख्वास्त मेरी ये रहेगी कि यार बेशक तुमने सॉइल मैकेनिक्स किसी और से भी पढ़ा हो, बट मेरे कहने से जो मैंने पढ़ाया है सॉइल मैकेनिक्स वो जरूर देख लेना,
क्योंकि मैंने फर्स्ट कोर्स अपना सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाया था अनअकैडमी पर, और उस टाइम सीरियसली बड़े जोश के साथ पढ़ाया था मैंने। ऐसी सॉइल मैकेनिक्स मैंने पहले नहीं पढ़ाई। तो कहने का मतलब ये है, एक तो कंसेप्ट बहुत बूस्टअप हुए थे उस टाइम पे, बच्चों के बहुत मतलब कंसेप्ट अच्छे हुए थे, उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई थी। दूसरी बात, उस सॉइल मैकेनिक्स को टोटल कोर्स ओरिएंटेड रखा गया है, मतलब आपके एग्जाम में उसी में से आएगा, ये गारंटी है। तो इसीलिए मैं सबको दरख्वास्त करूंगा कि वो देख लेना एक बारी, ठीक है यार। लिंक शेयर कहां से करूंगा, मेरे पास कोई नंबर थोड़ी है, तुम सर्च कर लेना कोर्स करके। मेरा पहला ही कोर्स यार वो था, ठीक है। देखो भाई क्या देख रहे थे तुम, ठीक है। मैंने कहा जेंटलमैन यू कैन से फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग कि अगर तुम्हारे पास रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रो ए अपॉन रो बी है, और रो बी को मैं डेंसिटी ऑफ द वाटर कर देता हूं, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाता है। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। तुम्हारे पास चौथी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी? सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन टू बी एज द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, where this is the density of the water. That is known to be as the what? That is known to be as the specific gravity of the term. Now specific gravity के काफी चर्चा आप लोगों को सुनने के मिलते हैं, जरा उस बारे में हम पढ़ लेते हैं। So gentlemen and gentleladies have a concentration here that कि भैया आप लोगों को पहली बात तो यही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। पहला पॉइंट तो आप लोग नोट में यही लिखो कि physical significance of the specific gravity is it tells us about the liquid that it will flow or sink when it will spread out over the water, when spread out over the water। जब किसी भी लिक्विड को पानी के ऊपर फैलाया जाता है या पानी के ऊपर डाला जाता है, तो ये हमें पता लगता है कि वो पानी के ऊपर तैरेगा या पानी के नीचे आके डूब जाएगा। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं यहां से जेंटलमैन, व्हेन स्प्रेड आउट ओवर वाटर, मैंने कहा तुम्हारे पास 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे एक है तुम्हारे पास ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का तेल जब तुम पानी के ऊपर डालते हो तो जाहिर सी बात है कि वो सरसों का तेल पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि सरसों के तेल की डेंसिटी कम होती है पानी से। हाँ, अगर तुम मरकरी डालोगे ना पानी के अंदर, अगर तुम पानी के अंदर मरकरी डालोगे तो भैया एक चीज याद रखना, मरकरी नीचे आके डूब जाएगी। क्यों? मरकरी की डेंसिटी पानी से बहुत भारी होती है, तो जो भारी है वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का है वो तैरेगा। जो बराबर होता है उसका क्या होता है? जो बराबर होता है उसका क्या होता है? मैं तुमको लिखवा देता हूँ, समझाऊंगा मैं तुम्हें थोड़े दिन बाद, लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज लिखवा देता हूँ कि when rho of the A, when rho A is greater than rho W, it will be the sink condition। ये सिंक आगे डब जाएगा। जब रो ए रो डब्ल्यू से कम होगा तो ये फ्लोट करेगा यानी तैरेगा, और जब रो ए रो डब्ल्यू के बराबर होगा तो क्या होगा, जरा ये चीज समझ के चलना। मैंने कहा जेंटलमैन एंड जेंटललेडीज, दिस इज योर सरफेस ऑफ द वाटर एंड द वाटर इज लाइक दिस। इसके नीचे जो पानी है वो पानी कुछ इस तरीके का फैल रहा है, इस तरीके का रायता फैला रखा है पानी में, ठीक है। तुमने क्या करा, तुमने इसके ऊपर कोई भी एक ऐसा लिक्विड डाला जो जिसकी डेंसिटी बराबर थी तो होगा क्या कि लिक्विड इसके अंदर आके डूब जाएगा, लेकिन इस तरीके से डूबेगा कि दोनों का जो सरफेस है ना, दोनों का जो सरफेस है वो कॉन्साइड करेगा। तो ऐसा मैं लिख देता हूं, इन दिस कंडीशन फ्री सरफेस ऑफ बोथ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ बोथ लिक्विड्स विल कॉन्साइड। दोनों के दोनों लिक्विड्स का जो फ्री सरफेस है वो कॉन्साइड करेगा, हर हालत में करेगा, ये तुम्हें याद रखना है। आगे मेरी बात आती है यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट आपका क्या बनता है, देखो समझते हुए चलेंगे। सबको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। और मैंने कहा वेट डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेट, दैट इज मास इनटू जी अपॉन में वॉल्यूम। आप यहां से लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो मैं यहां से एक रिलेशन लिख सकता हूं जो आपके काम में आ सकता है, बिल्कुल बच्चों वाला रिलेशन, दैट इज W is equal to rho into G होता है। Now come to the concept which I need to tell you। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जेंटलमैन जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर G से डिनोट किया गया है, तो मैं ये चीज लिख देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से डिनोट किया गया है, सिंबल याद रखने जरूरी है, काम की बात है। मैंने कहा तुम ऐसा लिख दो इसको, अगर तुम इसी कंसेप्ट से स्पेसिफिक ग्रेविटी को डील करोगे
तो तुम्हें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. आई एम सेइंग दैट कि इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय g एंड g, नाउ यू कैन से दैट रो इनटू में g विल बी इक्वल टू वेट डेंसिटी. तो यू कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर. तो ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आया आप लोगों के लिए. लेट इट बी द सेकंड फॉर्मूला. ये भी आपका काम में आने वाली चीज है. तो यहां से एक छोटी सी चीज निकल कर आई, वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर. तो तुम्हें यहां से चीज का कैसे याद करना है, नोट करके लिखेंगे. जेंटलमैन, आई एम सेइंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर. वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है? आई विल से दैट इट्स फॉर्मूला इज रो इनटू जी. एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट इज रो 1000. G is 9.81. So I will say that when I will be going to solve it, I will get it as 9810 Newton per meter cube. You need to learn it. That is important thing. Or I will say that it is also equal to 9.81 gram per centimeter cube. Now I am saying that कि यहां से दो चीजें समझ में आती है. क्या क्या वो चीजें समझ में आ रही है कि अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर यूनिट तुम्हारी न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो तुम रो जी की वैल्यू मतलब रो डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा 9810 लोगे. मैं आपको सच बता रहा हूं, जो बच्चे ध्यान से नहीं करते ना, उनके न्यूमेरिकल हमेशा गलत होते हैं. यहां कंफ्यूजन होती है, पक्का कंफ्यूजन होती है, और यहां से कैलकुलेशन पार्ट गलत होता है. न्यूटन पर मीटर क्यूब के केस में 9810 चलेगा. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के केस में रो डब्ल्यू की वैल्यू यानी वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर 9.81 चलेगा. ये तुमको याद रखना है, ठीक है. आगे की मेरी यहां से बात आती है, तीसरा कंसेप्ट बताता हूं. मैंने तुम्हें कहा तुम उसी फॉर्मूले पर दोबारा से आ जाओ जिसको तुम लिख रहे हो यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ ए बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तुम यहां से लिख सकते हो मास ओवर ए बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर अपॉन मास ऑफ द वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द वाटर. शब्दों पर गौर देना. सर एक चीज का हमेशा याद रखना, अगर तुम कुछ कंपेयर कर रहे हो ना, तो कंपेयर करने के लिए एक्चुअली में उस चीज के आपस का कुछ ना कुछ ऐसी चीज सेम होनी चाहिए जिसकी मदद से कंपेयर होगा. समझना. मैंने कहा तुम रेसलिंग की बात कर रहे हो, रेसलिंग की बात अगर कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ कर चलोगे. रेसलिंग में दो प्लेयर्स को कंपेयर किया जाता है कब? जब उन दोनों का वेट सेम होता है. मैच किन के बीच में होता है? दो ऐसे प्लेयर के बीच में होता है जिनका वेट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होता है. जब भी कहते हैं 80 kg, 65 kg, 70 kg, 45 kg, इसमें चलता है. यानी दुनिया का ये सिद्धांत है कि हम किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उन दोनों चीजों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी जरूरी है. ये तो समझ आ गया. और यहां पर भी मैं दो लिक्विड को कंपेयर कर रहा हूं, इन लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी जरूरी है. क्या? मैंने कहा अगर तुम दोनों लिक्विड को कंपेयर कर रहे हो ना, तो दोनों की वॉल्यूम सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लिक्विड तो इतना बड़ा जार और एक लिक्विड छोटा सा. ऐसे नहीं होता. लिक्विड की वॉल्यूम सेम होगी तो ही कंपेयर होगा. और सही सिद्धांत, जायज बात यही तुम्हें कहती है. मैंने कहा तुम्हें सबको पता है वॉल्यूम विल बी सेम फॉर दैट लिक्विड एज वेल एज द वाटर. यू कैन से दैट. कट गया. बचा क्या तुम्हारे पास? मास ऑफ दिस अपॉन में मास ऑफ वाटर. सर एक और फॉर्मूला तुम्हारा यहां से निकल कर आया, एंड यू विल से दैट दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड. गॉट इट? चल, अब मेरी बात आती है, मैं तुम्हें नोट करके दो तीन बातें लिखवा देता हूँ, आपके काम की बात है. सर अगर आप लोगों को बोला जाए सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर कितना होगा, यू विल से दैट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी कितना होगा, you will say that it is always equal to 13.6. Specific gravity of the alcohol कितना होगा, you will say that it is always equal to 0.72. Specific gravity of the oil कितना होगा, you will always say it is equal to 0.8 to 0.9. 0.8 से 0.9 के बीच लाई करता है. ये तुमको याद रखना है. अगर कोई तुमसे ये पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एयर क्या होगा क्वेश्चन है. सर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, तुम्हें एक ही आंसर देना है, कभी वैल्यू को निकालने मत बैठना. मैं तुमको एक ही बात कह रहा हूँ, यू आर एन इंजीनियर. शब्दों पर गौर देना. अगर मैं तुमको ये बात कहता हूं कि तुम एक इंजीनियर हो तो तुम अपने आप में बड़ा गर्व फील करोगे, लेकिन इसी के साथ मैंने तुमको एक टास्क दिया. मैंने कहा तुम एक इंजीनियर हो और मुझे ये गिन के बताओ कि इस पहाड़ के अंदर कितनी चींटियां हैं. तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें यह बात बोल दी जाए ना तुम्हें इस चीज के पीछे सरकारी नौकरी मिलेगी, बेटा तुम चींटियां नहीं, चींटियां के होने वाले बच्चों का भी पता करके बता दोगे, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए. लेकिन असली बात, जिसके अंदर एटीट्यूड हुआ, जो असली इंजीनियर हुआ और जिसके पास अच्छी खासी नौकरी हुई, वो यही बात कहना चाहेगा कि दिस इज नॉट माई वर्क. ये किसी आप मॉलिक्यूलर लेवल बंदे को बोलो जो माइक्रोस्कोप से गिनेगा, ये मेरा काम नहीं है. हाँ, इस पहाड़ में से अगर कोई रोड बनानी है
इस पहाड़ में से कोई रास्ता काटना है या इस पहाड़ को तोड़ना है, तो ये मेरा काम है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर तुम उस आईएएस ऑफिसर को कुछ छोटा मोटा काम कह देते हो या आईएएस ऑफिसर को तुम कहते हो किसी संस्था को चला दे, तो भाई आईएएस ऑफिसर का जवाब यही होगा, ये मेरा काम नहीं है और मुझे इसकी परमिशन भी नहीं होती। जो मेरा काम है, मैं एक जिले का अधिकारी हूं और उस जिले की रक्षा करना मेरा काम है। उस जिले के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरे हाथ में है। मैं कोई संस्था चलाने नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि उसके काम में नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है वो चला नहीं सकता, जो जिले को चला सकता है वो संस्था चला सकता है, लेकिन उसका काम नहीं है। तो ऐसे ही मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एयर है। प्रैक्टिकली जरा सोच कर देखना, ये तुमको पता है कि भाई बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, और इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड इट। वाई, जरा समझते हैं। मैंने कहा एक वाटर का कंटेनर है, इस वाटर के कंटेनर में लेडीज एंड जेंटलमैन तुम्हारे पास यहां तक वाटर भरा हुआ है, और तुमने यहाँ पर कहा जेंटलमैन की ये पानी भरा हुआ है। अब तुमको पता है, तुम ऊपर से अगर इसका ढक्कन लगा रहे हो, ऊपर से अगर तुम इस ढक्कन को बंद कर रहे हो, तो तुम्हें एक चीज और पता है यार, इसके अंदर आके हवा भर जाएगी, इसके अंदर आके हवा भर जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि तुम इस हवा की टोटल वजन को नहीं निकाल सकते या इसकी वॉल्यूम को नहीं निकाल सकते, वो तुम निकाल सकते हो। क्यों? मैंने कहा सपोज इस पूरे जार की जो हाइट है वो h है, और ये हाइट जो है ये 3h/4 है, और ये हाइट h/4 है। तुम एरिया से मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल वॉल्यूम को निकाल सकते हो। मैंने कहा ये भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम इस हवा का मास नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? वैक्यूम पंप से इसको खाली कर दो, खाली करने के बाद इसका वजन कर लो, तो वजन का जो भी डिफरेंस होगा, जो पहले वजन था और अब वजन है, वो हवा का वजन देगा। लेकिन एक बात समझकर चलना साहब, कितना वजन आ जाएगा? हद से हद, हद से हद, हद से हद 10 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। 1 तोला से ज्यादा वजन नहीं आने वाला किसी भी हालत में। मैंने कहा मैक्सिमम 10 ग्राम वजन आएगा। और पानी का वजन कितना था? मैंने कहा अगर ये पानी 1 लीटर भी हुआ, तो 1 लीटर पानी भी हुआ तो लगभग 1 किलो के आसपास हो गया, लगभग 1 किलो के आसपास हो गया, 1000 ग्राम के आसपास हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहां से कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि यार ये 1000 ग्राम का पानी है और 10 ग्राम की एयर है, कहाँ है? अब अंबानी अगर 1-1 रुपए का हिसाब अपने पास में रखने लग गया, मेरे शब्दों को और गौर फरमाना, अगर वो अंबानी 1-1 रुपए को जोड़ने लग गया दोबारा से, तो भाई करोड़ों की डील जो कर रहा है ना, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं बचेगा। तो मेरी बात को समझते हुए चलना। तो अगर कोई तुमको ये कहता है ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एयर, तो तुम यही कहना चाहोगे इट इज इनफिजिबल टू मी। मैं इसको निकालूंगा भी नहीं और मुझे निकालनी भी नहीं है। और तुम्हारे जेई के अंदर और एई के अंदर ये जिंदगी में कभी क्वेश्चन बन नहीं सकता, जब भी मैंने इतने कॉन्फिडेंस से तुमको कह दिया कि तुम यही बोलने वाले हो। अगर सरकारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता या बन सकता, तो भाई जाहिर सी बात है मैं भी तुम्हें करवाता। ठीक है, तो मतलब तुम समझने की बात समझना, यहाँ से बहुत बड़ा सिद्धांत तुमको समझ में आ रहा होगा कि जीवन के अंदर कई ऐसे फालतू काम तुम कर रहे हो और करोगे भी, लेकिन इतिहास गवाए जो जिसका काम है ना, अगर वो उस काम को करे तो शायद सक्सेस उसको मिली हुई है। तुम देख लो, समझने का प्रयास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। इनफिजिबल का मतलब हम उसको निकाल नहीं सकते, और निकालना मेरे लिए जायज बात नहीं रहेगी। अंग्रेजी मेरी कमजोर है भाई, एक बारी डिक्शनरी में इस वर्ड को चेक कर लेना, सही लिखा है मैंने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कंसेप्ट की ओर। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूरा टर्म क्लियर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्लियर है। एक छोटा सा नोट करके लिखवाता हूं, फिर आगे की तरफ चलूंगा। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड पहला पॉइंट तो यही है कि रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये कैसी क्वांटिटी है? टोटली यूनिटलेस है, इनकी कोई यूनिट होती नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटीज आर रिलेटिव डेंसिटी। सारी, ये आईईएस में किसी जमाने में 90s के पेपर में पूछा होता था। ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी आर रिलेटिव डेंसिटी, सारी स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी होती है, बट सारी रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होती। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सारी स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव होती है, बट सारी रिलेटिव स्पेसिफिक नहीं होती, ये तुमको याद रखना है। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आती है जो तुमने पढ़ा होगा सोम के अंदर, और मैं तुमको ये समझाने वाला नहीं हूं,
बस तुम्हें यही बताने वाला हूँ बल्क मॉडुलस के बारे में। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं और सबको पता होता है, इट विल बी इक्वल टू पी, दैट इज द प्रेशर अपॉन में डेल वी अपॉन में वी, एंड आई विल पुट नेगेटिव साइन हेयर। व्हाट इज पी हेयर? वेयर पी इज डिफाइंड एज द प्रेशर, इस पी को हम लोग प्रेशर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और डेल वी इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। शब्दों पर गौर देंगे, अभी काम की बात तुम्हारे पास आ रही है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, where is the volume? V. And this negative sign, this negative sign denotes me that volume is decreasing. ये नेगेटिव साइन मुझे यहाँ क्या बताता है? नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पर यही बताता है कि वॉल्यूम जो है बॉडी का वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। ये छोटी सी बात मुझे यहाँ से समझ में आ गई। मैंने कहा छोटी छोटी सी बातें सबको पता थी, अब मैं यहाँ से तुम्हें 2-3 चीजें निकाल कर देने वाला हूँ, वो काम की बात तुमको याद रखनी है। सर एक और छोटी सी कंसेप्ट आता है, दैट इज नोन टू बी एस, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? छठी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आएगी, दैट इज नोन टू बी एज द कॉम्प्रेसिबिलिटी। अभी मैं तुमको इसकी डिटेल में नहीं ले जाने वाला, मैं तुमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा रहा, तो अगर वो पढ़ानी होती तो इसको ढंग से समझाता, बट अभी नहीं। मैं तुमको एक ही बात बताना चाहता हूँ, इट इज डिफाइंड एज बल्क अपॉन में बल्क मॉडुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय द बीटा। तो ये रिलेशन तुमको याद रखना है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज नोन टू बी एज द कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये एग्जाम में पूछ लेता है, पता भी होना चाहिए और पता दिख रहा है मुझे यहाँ से, बट लिख लो तुम काम की बात कि जो तुम्हारी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसे वेरी कर रही है। मैंने कहा हायर इज द बल्क मॉडुलस, लोअर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। जितना ज्यादा आपका बल्क मॉडुलस होगा, जितना ज्यादा आप लोगों का बल्क मॉडुलस होगा, उतनी कम आपकी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होगी, उतना कम आपका लिक्विड कंप्रेसिबल होगा, लोअर इज कंप्रेसिबिलिटी। छोटी सी बात तुमको याद रखनी है, ऊपर रिलेशन से तुमको दिख रही है, बट पेपर में कई बार ना दिमाग नहीं चलता, तो लिखवाई हुई चीजें अगर आ रही हैं तो लिख लो। यहां से एक छोटी सी चीज निकाल कर देनी है मुझे, जो कि काम की बात है। मैंने तुम्हें कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू वांट टू डिफाइन दिस टर्म देन कैसे और क्या लगाया जाएगा, मैं तुम्हें यहां से कुछ करके बताना चाहता हूं। यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट है कि वाटर इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, वाटर इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। व्हाई? वाटर को हम लोग इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, क्यों? बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, जब एक एटीएम का प्रेशर लगाया जाता है पानी के ऊपर, तो पानी एक्चुअली में 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुम उसी पानी के ऊपर 100 एटीएम का प्रेशर लगा रहे हो, तो वो पानी कितना चेंज शो करता है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर? जस्ट और जस्ट 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की प्रॉपर्टी शो करता है। 1 मिनट का पेशेंस, फिर मैं तुम्हें आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। जो मैं कराना चाहता था वो मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, मैंने कहा जब तुम इसके ऊपर 100 एटीएम का प्रेशर लगाते हो, तो ये 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी को शो करता है। अब जरा समझ कर चलते हैं, इतनी डेंसिटी को शो करता है। मैं यहां से लिख सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल चेंज इन द डेंसिटी कितनी हो रही है? टोटल चेंज इन डेंसिटी कितनी हो रही है? सर टोटल चेंज इन डेंसिटी तुम्हारी यहां से आ रही है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की। बट मैंने तुमको कहा टोटल चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है? लगभग कितना? लगभग 99 एटीएम कह लो यार, बहुत ज्यादा है ये, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैंने तुमको कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुम यहां से कंसीडर करना चाहो तो तुम लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन द डेंसिटी कितनी हो रही है। परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी तुम्हारी यहां से कितनी हो रही है? दैट विल बी इक्वल टू लेडीज एंड जेंटलमैन डेल रो बाय रो इनटू में 100। ओरिजिनल परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकलता है। मैंने तुमको कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चीज को तुम लिखोगे, यहां पर तुम लिखने वाले हो 5 अपॉन में 999 इंटू 100। 5 अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी 998 थी, इंटू में 100, अप्रोक्सीमेटली 0.5% आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली लगाओ, तुम क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा 0.5 आ रहा है। अब इस रिलेशन को तुम ऐसे ही रखो 2 मिनट के लिए। अभी मैं तुमको इस रिलेशन की मदद से कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, इसको तुम अभी के लिए ऐसे ही रखो। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया रिलेशन 1 यहां से। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबडी नोज दैट कि बॉडी का टोटल मास इज इक्वल टू में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ये रिलेशन सबको पता है।
मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो इस टोटल मास की टर्म्स को। डिफरेंशिएट जब मैं यहां से करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे पता है मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होता बॉडी का। अच्छा मेरे इस सेंटेंस का जवाब दो, मेरे इस सेंटेंस का जवाब दो, क्या बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता? मुझे इसका जवाब दो। हाँ भाई, आंसर आया मेरे पास नहीं। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम बिल्कुल गलत हो। क्यों? यार बहुत मोटा आदमी है, क्या वो पतला नहीं होता कभी? बहुत मोटा आदमी है, कभी पतला नहीं होता। उसके अंदर की जो फैट है वो रिड्यूस नहीं होता। फैट रिड्यूस होने का मतलब मास रिड्यूस हो रहा है ना। तो हो सकता है हो सकता है, बट एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, हाँ शिवम सैनी मैकेनिकल वालों के लिए भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों में काम आएगी। हाँ ये इंस्टेंट नहीं है, ये चीज मैं सुनना चाह रहा था। एक्चुअली में क्या होता है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इतने बड़े समय के लिए जो उसका इफेक्ट आता है, मतलब मेरी बात तो समझना, बहुत टाइम बाद आपका थोड़ा सा मास रिड्यूस हो रहा है, तो भाई तुम यहाँ पर क्या कहोगे, तुम यहाँ पर क्या कहोगे कि उसका समय के साथ बहुत कम इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो जनरली हम मास को, हाँ आज फर्स्ट क्लास है, जनरली मास को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नाउ आई कैन से दैट मास को डिफरेंशिएट करूंगा, जीरो आएगा। मैंने कहा जीरो इज इक्वल टू में रो इंटू में डीवी प्लस में वी इंटू में डी रो। नाउ यू विल सॉल्व इट एंड गेट इट एज व्हाट, रो डीवी इज इक्वल टू में वी डी रो। नाउ यू कैन राइट इट एज डीवी बाई वी नेगेटिव में इज इक्वल टू में डी रो बाई रो। ये तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया। मेरी बात को समझते हुए चलना, बड़ी काम की बात यहां से निकल कर आई। मैंने कहा पहले वाले रिलेशन के अंदर तुमको ये पता था तुम्हारा डी रो बाई रो किसके बराबर है? हाँ 0.5% के बराबर है। अब मेरी बात को समझना, मैंने क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, तुमको पता है यहां से तुम्हारा डीवी बाई वी जो है वो 0.5% के बराबर है। और कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? 1/k। यानी तुम लिख सकते हो डीवी बाई वी नेगेटिव में अपॉन में प्रेशर। सर बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब इसकी वैल्यू को तुम जब 0.5% पुट करोगे ना, तो ये बहुत छोटा आएगा। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल कि तुम इसको नेग्लेक्ट कर देते हो, इतना स्मॉल कि तुम नेग्लेक्ट कर देते हो। क्योंकि प्रेशर की, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, प्रेशर कितना आ रहा था तुम्हारा ओरिजिनल? तुम्हारा प्रेशर था यहाँ पर 100 ATM का। भाई जब तुम इसको भी 100 से डिवाइड करोगे ना, तो तुम भूल जाओ, इतनी कम वैल्यू आती है कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। इसलिए मैं पानी को इनकम्प्रेसिबल मान के चलता हूँ, मैं पानी को इनकम्प्रेसिबल मान के चलता हूँ। पानी को इनकम्प्रेसिबल मानने का रीजन तुमको समझ आ चुका है। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है जरा वो भी देख लो। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन यू आर coming with this kind of the word that is known to be as incompressible. Now what does it mean? Incompressible का मतलब होता है यहां से कि उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तुमको ये बात याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी कांस्टेंट ऑलवेज। ये तुमको आगे भी काम आएगा ये शब्द, और तुम्हारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी भी शब्द को हम इनकम्प्रेसिबल जब भी कहते हैं जब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती या डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अभी तुमको ये चीज समझ आ गई। ये रिलेशन की मैं बात कहूंगा, न्यूमेरिकल पूछता है इस रिलेशन पे, इसलिए न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम यहाँ पर चल रहे हो, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो जो भी बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। सारी वैल्यू काम आ जाती है कई बार। अभी बात आती है यहाँ से कि तुम्हारा ये तो पता लग गया कि लिक्विड के बारे में चीजें आती है। नाउ एयर की मैं बात करूं तो एयर का क्या सिनेरियो चलता है वो भी तुमको याद रखना है। मैंने कहा कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द एयर, नोट करके ये बात तुम लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द एयर इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द माक नंबर। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है हवा की, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द एयर इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ मैक नंबर। माक नंबर की मदद से हम इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी को मेजर करते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन? हैव अ कंसंट्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। आपका अगर मार्क नंबर 0.3 से छोटा आता है, ये तुमको याद रखना है, तो तुम्हारी जो गैस आती है उसको हम हमेशा इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। गैस इज इनकम्प्रेसिबल, आप अपनी गैस को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करेंगे, ये तुमको याद रखना है। चले, तो मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन ये समझ में आ गया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर इससे बड़ी है, इसके बराबर आती है तो कॉम्प्रेसिबल माना जाता है। अब मेरी बात आती है यहाँ पर
कि आप लोगों की छोटी छोटी बात आती है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लोग टेम्परेचर के साथ भी वेरी करवाते हैं। यस, आप जरा मेरी बात को समझते हुए चलना। मैंने तुमको कहा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, मैंने तुमको कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि तुम्हारे पास एक बाउल के अंदर वाटर था एंड एवरीबडी नोज दैट कि वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तुम उस पानी को गर्म कर रहे हो और गर्म करते करते तुमने उसको भाप में कन्वर्ट कर दिया। शब्दों पर गौर देंगे, काम की बात तुम्हारे सामने आ चुकी है। जैसे ही तुमने अपने पानी को उबाला, गर्म करा, तुम्हारा पानी भाप में कन्वर्ट हो गया। और सबको पता है यार, भाप तो कंप्रेसिबल होती है, भाप तो कंप्रेस होती है, हर हालत में होती है, बिल्कुल होती है। तो मैं एक ही चीज जान सकता हूं यहां पर कि आई कैन से दैट कि आपकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तुम्हारे आईईएस पेपर का क्वेश्चन है। मैंने तुमको कहा कि कंप्रेसिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये तुम्हारे आईएएस के पेपर में एक पॉइंट में पूछी गई बात थी, ट्रू फॉल्स में आती है ना। कंप्रेसिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हाउ, मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया तो तुमको वहां से चीजें क्लियर हो चुकी है। इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन व्हाट आई मीन टू से ओवर दिस टर्म। कितना देर क्लास चलाओगे? मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। क्लास तो 2 घंटे का है ना, अभी तो चलेगा क्लास अच्छा खासा है। मैंने कहा कंप्रेसिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन आता है। किस तरीके से आता है सर? टेम्परेचर के फंक्शन 2 तरीके से देखे जाते हैं। अब मैं तुमको थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन तुमको ये बेसिक 11th क्लास में पता होगा और तुम पढ़ के आए होगे। एक होता है तुम्हारा आइसोथर्मल टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल चेंज या आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक होता है तुम्हारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन व्हाट आई मीन टू से अबाउट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो तुम्हारा बहुत फायदा हो सकता है। यहां से तुमने गैस इक्वेशन के बारे में चीजें पढ़ी है, तो गैस इक्वेशन से रिलेटेड निकल कर आता है पीवी इज इक्वल टू में कांस्टेंट। आइसोथर्मल की ये कंडीशन है, आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तुमको याद रखना है। और जब एडियाबैटिक की बात करते हो यहां से, तो इसमें होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। अभी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन हियर, व्हाट डू यू मीन बाय गामा हियर, वो बात की बात है, ठीक है। पहले मैं आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा देता हूँ, वो आएगा काम। कई बारी पेपर के अंदर ना फॉर्मूला पूछता है, अब का तो पता नहीं क्योंकि अभी 2-3 साल से तो इसके बारे में क्वेश्चन आया नहीं है, बट उससे पहले 2-3 बार आ चुका है तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस फॉर्मूले से रिलेटेड। और अभी यहाँ पर एक मैकेनिकल इंजीनियर वाला बच्चा भी बैठा है, शिवम सैनी, तो शिवम सैनी के लिए भी ये काम आने वाली बात है। तो मतलब तुम ध्यान रखना, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी बिकॉज अलग अलग स्टेट वाले पूछ लेते हैं। तो मैंने तुमको कहा कि एवरीबडी नोज कि अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूं, यहां से जस्ट डेरिवेशन के पार्ट ऑफ पर जाऊंगा मैं। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ कंसंट्रेशन बच्चों, मैंने तुमको एक ही बात बोलनी है यहाँ पर बेटा। अगर मैंने यहां से लिखा पीवी इज इक्वल टू में कांस्टेंट है, अरे वाह अर्चना, सही है भाई साहब, लेकिन हमारा तो फर्ज है, हमें तो बताना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको कहा डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड को। डिफरेंशिएट करने के बाद एक इक्वेशन आ रही है पीडीवी प्लस में वीडीपी इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी पीडीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीडीपी। मैंने कहा डीवी बाई वी कितना हो जाएगा, यहां से माइनस ऑफ डीपी बाई टी के बराबर हो जाएगा। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम, तो यहां से आपका पहला स्टेप निकल कर आ रहा है। नाउ एवरीबडी नोज दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इक्वेशन को बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। सर आपको एक छोटी सी चीज यहां से पता है, गैस इक्वेशन होती थी तुम्हारे पास P इज इक्वल टू में रो आर टी, तुमको पता होनी चाहिए भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था ना, वॉल्यूम जो डिवाइड करता था तो मैं रो आ जाता था, या लिख लो, चलो कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने कहा सबको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था, तो व्हेन आई विल गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज नंबर ऑफ मोल्स की जगह टोटल मास कर दिया मैंने, इसको मास की टर्म्स में लिख दिया, तो आई विल गेट इट एज P इज इक्वल टू रो आर टी, ठीक है। Now ladies and gentlemen, I can say that rho is equal to P by RT. I will say that d rho will be equal to dP by RT because R will be constant and T will be constant. Isothermal है ना, तो T will be constant dP by RT. मैंने तुमको कहा तुम यहाँ से एक चीज तो लिख सकते हो, d rho by dP will be equal to d rho
बाय डीपी विल बी इक्वल टू 1 बाय RT। अब मेरी बात को समझते हुए चलना, काम की बात तुम्हारी यहां से निकल कर आ रही है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबडी नोज दैट कि तुम्हारे पास जो उसका फॉर्मूला आ रहा था, बीटा का फॉर्मूला आ रहा था यहां से, बीटा का फॉर्मूला जो तुम्हारे पास आ रहा था तुमने यहां से लिखा था माइनस ऑफ डीवी बाई वी अपॉन में डीपी, चेंज इन द प्रेशर। मैंने यहां से कहा बीटा विल बी इक्वल टू डीवी बाई वी, बोले तो डी रो बाई रो अपॉन में डीपी, और डी रो बाई डीपी की वैल्यू तुमको पता लग चुकी है यहां से 1 बाई RT, यानी तुम लिख रहे हो यहां से क्या, इस इक्वेशन से उठा के तुम लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू में 1 बाय रो इंटू आर इंटू टी, और आई कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आता है, आर इंटू टी इंटू रो, ये फॉर्मूला आता है। आई विल एडवाइज एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद दिस काइंड ऑफ द फॉर्मूला, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। कल के जब सेशन पे आऊंगा ना तो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, अभी के लिए तो मैं थ्योरी पार्ट को निकाल रहा हूँ यहाँ से। नाउ ये चीज समझ आ गई। इसके बाद मेरी बात आती है यहां से कि एडियाबैटिक चेंज की बात करता हूँ, फॉर एडियाबैटिक चेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एडियाबैटिक चेंज, फिजिक्स 11th क्लास की छोटी सी बात है, तुमको पता होनी चाहिए। एडियाबैटिक चेंज का मतलब होता है टोटल चेंज इन द हीट विल बी इक्वल टू 0, नो हीट ट्रांसफर इन द सिस्टम, ना तो बॉडी में से हीट जाएगी ना तो हीट आएगी। अभी तुमसे छोटा सा खेल पूछना चाहता हूँ, कोई मैकेनिकल वाला बच्चा अगर यहाँ पर उपस्थित है, या सिविल वालों में भी दिमाग है ही ना, कोई एग्जांपल दो भैया एडियाबैटिक चेंज का, तो आगे चलेंगे। वुड, हाँ ऐसा कह सकते हैं, वुड कह सकते हैं। थर्मस बॉटल होता है, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। हाँ भाई, अभी तुमको ये चीज समझ में आ रही है यहाँ से कि तुम्हारा वुड क्लियर हुआ, या ग्लास कह लो, थर्मस बॉटल कह लो, ये सब हो गया, मतलब तुमको पता है। मैंने कहा इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, एवरीबडी नोज दैट P V की power gamma is constant for this kind of the term. Now ladies and gentlemen have a concentration, I can say from this kind of the term, मैंने यहां से कहा कि तुम इसको ऐसा लिख सकते हो पी एम की पावर गामा अपॉन में रो की पावर गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पी अपॉन में रो की पावर गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एम की पावर गामा तो खुद कांस्टेंट हो गया, ये तो खुद कांस्टेंट हो गया, ये तो नीचे आ गया, बचा क्या तुम्हारे पास ये। तो आई विल से दैट दिस काइंड ऑफ द टर्म विल बी डिफाइंड एज व्हाट, पी इंटू में रो की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप ऑफ द टर्म। यहां से एक नया इक्वेशन आया और इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, कैसे जरा देखते हैं। नाउ एवरीबडी नोज लेडीज एंड जेंटलमैन, डिफरेंशिएट दिस काइंड ऑफ द टर्म। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी इंटू में माइनस गामा इंटू में गामा की पावर माइनस गामा माइनस 1 इंटू में डी रो प्लस में रो की पावर माइनस गामा इंटू में डीपी इज इक्वल टू 0। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट फाइनल टर्म एज, तुम यहाँ से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद मैं फाइनल टर्म लिख रहा हूँ। फाइनल टर्म तुम्हें यहाँ से मिल रही है डी रो बाई डीपी विल बी इक्वल टू रो अपॉन में गामा इंटू पी, ये तुम्हें यहाँ से मिल रहा है। नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू इन वो बीटा वाली टर्म। बीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ रहा था 1 बाय गामा 1 बाय रो इंटू डी रो बाय डीपी। When you are going to put this term, you will get it as beta is equal to में 1 by gamma into p। ये तुम्हारे पास एक टर्म आ रही है, you need to learn this kind of term. Please do thumbs up. Are you getting everything? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए भैया। चलो आगे, इस छोटी सी चीज के बाद मेरे पास नया फिनोमिना आता है। उस नए फिनोमिना को स्टार्ट करूं या क्वेश्चन पहले कराऊं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन के लिए तुम 2 मिनट का वेट करो, फिर मैं निकाल लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करवा देता हूँ। 2 मिनट का तुम वेट करो, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर, ठीक है।
ओके, चलिए आगे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है यहाँ पर, आपको बोला गया कंटेनर है, एक कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर का शुरू में जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ 1000 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 1 मेगा न्यूटन पर इस प्रेशर पे, ठीक है। चलो, अभी तुमको बोला गया तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, जब उसके पास प्रेशर था 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। और तुम्हें बोला गया है उसकी जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 995 सेंटीमीटर क्यूब एट प्रेशर ऑफ कितना, दैट इज द प्रेशर ऑफ 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तुमको बोला गया व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द सिस्टम, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन इज गिवन टू यू एज 100 मेगा पास्कल, ऑप्शन बी इज गिवन टू यू एज 200 मेगा पास्कल, ऑप्शन सी इज गिवन टू यू एज 300 मेगा पास्कल, ऑप्शन डी इज गिवन टू यू एज 150 मेगा पास्कल। नाउ जस्ट have a concentration that how will you going to solve this kind of the system. Now everybody knows that कि तुम सॉल्व करना चाहोगे क्या बच्चों? सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे फिर इसका, जरूर। Original volume is that what is the formula for the bulk modulus, that will be equal to dp upon में dv upon में v, everybody knows that. Now what is change in the pressure, that is equal to 1 mega newton, that is equal to 1 mega newton upon change in the volume upon में original volume, change in the volume कितना है, that is equal to 5, 1000 में से 995 गया 5, original volume is this. When I will be going to solve it, I will get it as 200 यार, क्या बेसिक सा क्वेश्चन है। Option number B is the correct answer. Now another question is saying to you that which of the following is the velocity of sound in air? Which of the following is velocity of sound in air? Velocity of sound in air. इनमें से कौन सा velocity of the sound को represent करता है? Option is given to you as d rho by dp का रूट, ऑप्शन बी इज गिवन टू यू एज dp by d rho, ऑप्शन सी इज गिवन टू यू एज d rho by pdp, ऑप्शन डी इज गिवन टू यू एज dp by rho d rho, ऑप्शन ए बी सी डी। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी क्वेश्चन आ गया तो मैं तुमको बता देता हूँ। मैकेनिकल वालों के जनरली काम का है, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है, वेलोसिटी से रिलेटेड थोड़ा एग्जाम में पूछता है। हाँ भाई, जब मैं यहां से बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर की, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर की मैं बात करता हूँ, जब एयर वेयर की छोड़ो वैसे लिखवा देता हूँ। तो पहला केस आता है आपके पास इन सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू रूट ऑफ e बाय रो। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिक्विड की, लिक्विड के अंदर जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ दैट विल बी इक्वल टू रूट k बाय रो। एंड थर्ड बात आती है मेरी गैसेस में, तो गैसेस के अंदर जब मैं बात करता हूं यहां पर दैट विल बी इक्वल टू रूट p बाय रो। बट दिस इज फॉर द इनकरेक्ट मेथड, ऐसा लिखूंगा मैं, ये इनकरेक्ट है, मतलब हम लोगों ने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी थी जो एज्यूम नहीं करी गई थी। तो ओरिजिनल फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आता है, गामा इंटू पी बाय रो, ये तुमको याद रखना है, गामा इंटू पी बाय रो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर किया गया था ना, तो गामा इंटू पी बाय रो होता है, मैंने 11th क्लास में पढ़ा था। नाउ अभी इसी चीज को मुझे डिफाइन करना है। अब तीनों चीजें बता चुका हूं, वेयर, ये भी लिख लो तुम लोग, वेयर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल,
where A is the elastic modulus, K is the bulk modulus, and rho is the density of the liquid. Rho is the density of the liquid. Gamma is equal to what? Cp by Cv. अब यार इसके बारे में पढ़ा नहीं रहा. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तुम खुद से करना, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल और सिविल वालों के किसी काम का नहीं है. तो अब तुम जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. नाउ एवरीबडी नोज दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन. मुझे एक चीज तो पता होती है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे यहाँ से गिवन है. इन लिक्विड की बात करिए कि इन गैस की बात करी गई है. यहाँ से गामा इंटू पी बाई रो, गामा का तो कोई टर्म ही नहीं आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन में. यार लिक्विड है, एयर नहीं है, लिक्विड है. गामा का तो कोई आंसर ही नहीं है. अगर मतलब एयर की बात करी गई है, अगर एयर की बात करी गई है तो कोई आंसर ही नहीं है. इसको लिक्विड कर लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं कंसेप्ट क्या बताना चाहता हूँ. नाउ एवरीबडी नोज दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला तुम्हें काम में आने वाला है. तुम यहां से लिख सकते हो कि K विल बी इक्वल टू डीपी बाई डीवी बाई वी, डीपी बाई डीवी बाई वी नेगेटिव में. एंड एवरीबडी नोज दैट इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसा भी लिख दिया, डीपी बाई डी रो बाई रो, डीपी बाई डी रो बाई रो. ये तुमको पता था और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले करना भी सिखाया था ये. तो तुम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हो, K इज इक्वल टू में रो इंटू डीपी बाई डी रो. सबको पता है. तो मैंने यहां से कहा कि ओरिजिनली तुमको पता होता है यहां से कि ये रो अगर मैं यहां से उठा के यहां लिख देता हूं तो मैं यहां से कह सकता हूं K बाय रो विल बी इक्वल टू डीपी बाई डी रो, यानी रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन लिक्विड. This is velocity of the sound in liquid. Now everybody knows that. What is the correct formula for that? dp by d rho is the correct answer of this question. Option number B. Basic concept. ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन करते हैं. एक दो क्वेश्चन बाद फिर मैं इसको दोबारा. ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन में आपको बोला गया कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, निकालो. कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. फिर इसके बाद अगले पर आऊंगा मैं. तुम्हें कल जब आऊंगा भाई ठंड काफी लग रही है यार. अभी मेरा वार्म वियर जो है वो रास्ते में है, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम सिविल इंजीनियरिंग है. अब जब साथ पकड़ ही लिया तो निभाना तो पड़ेगा ना. कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ, क्वेश्चन में आपको बोला गया वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ G इज इक्वल टू 0.7. ये तुमको याद भी करनी है, ये याद कर लेना भाई तुम लोग. तो सॉल्व करेंगे जल्दी से. तुमको बोला गया है कि इसका स्पेसिफिक वेट तुमको निकालना है और उसका वेट तुमको निकालना है. जल्दी करेंगे. ऑप्शन दो क्या? ऑप्शन दो. स्पेसिफिक वेट तुमको गिवन है, W विल बी इक्वल टू छोटा w, इट विल बी गिवन टू यू एज 6700 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और बड़ा W का वैल्यू तुमको गिवन है दैट इज ऑफ 6.7 न्यूटन. जल्दी बताएंगे, फिर हम आगे कंसेप्ट की तरफ चलें.
विस्कोसिटी मुझे आज खत्म कराना है किसी भी हालत में, क्योंकि जब मैं कल आऊंगा तो मैं विस्कोसिटी से ही लेकर आऊंगा सारी चीजें, क्योंकि मुझे विस्कोसिटी को बड़े प्रैक्टिकल बिहेवियर से समझाना है। आज तो थ्योरी वाला पोर्शन था, कल मैं ढंग की चीज लेकर आऊंगा, तो मुझे आज में खत्म कराना है, इसलिए जल्दी कर दो इसको। अच्छा, सॉल्व करते हैं भैया। कैलकुलेटर तो तुम लोग यूज कर लेना अपने आप, मैं तो जस्ट कंसेप्ट बता देता हूँ। मैंने कहा एवरीबडी नोज दैट specific gravity will be equal to density of a petrol upon the density of the water. Now you can say that density, specific gravity is given to you as 0.7. डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल अपॉन में डेंसिटी ऑफ द वाटर होती है 1000, यानी डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल कितनी हो गई तुम्हारी 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना कोई डाउट ही नहीं है। एवरीबडी नोज दैट कि इफ यू फाइंड द वेट डेंसिटी ऑफ दिस, हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड द वेट डेंसिटी ऑफ दिस? दैट विल बी इक्वल टू रॉ ऑफ पेट्रोल इनटू जी। आई विल से दैट 700 इंटू में जी का वैल्यू 9.81, when I will be going to solve it, I will get it as 981 into 7, यानी 7 7 8 56 का 6 carrying 5 9 7 63 6 5 8 आ तो गया 6867। अरे कहाँ का कैलकुलेटर, ये तो वैसे ही हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब। 6567 is the correct answer of this question. Now I need to find the weight of the liquid. How will I find it? I will get it as weight density क्या होता है? Weight density is equal to weight upon volume. I can write it as this will be equal to weight density into volume. It is very easy. I'll say, ladies and gentlemen, weight density of the volume will be equal to what? Weight density is 6867 or volume will be equal to 1 liter. Now have a concentration, that is important thing. 1 लीटर की जब मैं बात करता हूं यहां से, दैट इज टोटली इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, दैट इज टोटली इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन, नोट करके याद रखना, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आने वाली बात है। मेरे प्यारे बच्चे क्या देखने को मिल रहा है? 1 लीटर के अंदर कितना मीटर क्यूब होता है? हो, 1000 लीटर के अंदर 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। तुमको बस ये याद रखना है और कुछ नहीं करना। मैंने ये कैसे याद रख रखा है मैं तुमको बता देता हूँ कि बच्चों, एक टंकी है, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि ये 1 बाय 1 बाय 1 है और पीछे की तरफ जो इसकी विड्थ जा रही है वो भी 1 बाय 1 बाय 1 है, इस तरीके का ऐसा कुछ चल रहा है ये सिस्टम, ठीक है। सो यू कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, तीनों एक है, एक 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 इस पूरी वॉल्यूम के अंदर, इस पूरी वॉल्यूम के अंदर अगर मैं पानी डालता हूं तो उसका पूरे पानी का वजन जो आता है मेरे पास, दैट इज 1000 लीटर, दैट इज 1000 लीटर। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता, तुम भी नहीं होगे कभी भी। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। I will say that you have to convert it into the meter cube 10, then you will convert it as 10 की power minus 3. Now solve it and you will get it as 6.867 kilogram. So I will say option number B is the correct answer. I think so. Yes. बता दिया, ठीक है। So this is the main concept that you need to learn and that is very easy. जेई में ये सब नहीं आता है आजकल, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। ए राहुल कुमार, ये समझ नहीं आया ऐसा लिखा आपने। राहुल कुमार, क्या समझ नहीं आया भाई वो बताओ। राहुल कुमार, क्या समझ नहीं आया वो बताओ, ताकि हम आगे चल सके। हाँ भाई राहुल कुमार, इससे पहले का क्वेश्चन क्या नहीं समझ आया? देखो, क्वेश्चन में तुमको बोला था इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है लिक्विड की वेलोसिटी के लिए सही साबित होता है। ऑप्शन तुमको अलग अलग गिवन थे, तो मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखवाए कि ये फॉर्मूले तुमको याद करने हैं। कैसे आए वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जब मैं तुम्हें इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो कैसे आए वो बाद की बात है, बट ये तुम्हें अभी याद करनी है। तो लिक्विड के लिए जो फॉर्मूला था वो था के बाय रो। तुमको पता है राहुल कुमार यहां से कि लिक्विड के लिए जब मैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखता हूं तो वो होता है डीपी अपॉन में डीवी अपॉन में वी, नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव बात की बात है, मत लगाओ बेशक। तुम्हें पता है मैंने थोड़ी देर पहले तुमको प्रूफ कराया था डीवी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाई रो होता है। कहां प्रूफ कराया था दिखाऊं क्या? यहाँ पे ये रहा। नहीं, ये डीपी का टर्म्स आया था यहां से, कुछ ऐसा ही प्रूफ कराया था यार। ये रहा, हो गया।
यार कराया तो था मैंने, मास की वॉल्यूम फॉर्मूले से, ये रहा, ये मैंने तुम्हें प्रूफ कराया था, डीवी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाई रो के बराबर होता है। ठीक है राहुल, तुमने यहां से क्या करा, तुमने यहां से एक्चुअली में अपने सिस्टम के अंदर डीवी बाई वी की जगह डी रो बाई रो लिख दिया, डीपी बाई अपॉन में डी रो बाई रो। अभी तुम क्या लिख रहे हो, रो ऊपर आ जाएगा, इस पूरे सिस्टम को तुम लिखने वाले हो रो डीपी बाई डीवी, डी रो। ठीक है, ये किसके बराबर, के के नीचे रो को लिया और रूट कर दो, आंसर आ गया। समझ आया आपको राहुल कुमार? ओके, अभी बात आता है, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, थोड़े दिन पहले की बात है। तो पहले मैंने सुना था, मैं तुम्हें समय का इफेक्ट बताता हूँ, जैसे तुम अभी फोर्स का इफेक्ट पढ़ रहे हो वैसे समय का कितना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर। तो पहले बहुत प्रचलन में चलता था OMG, मतलब लोगों ने ओ माई गॉड बोलना ही छोड़ दिया था, OMG बोला करते थे। अक्सर लोग इसमें अपने आप को फैशन तौर पर समझते हैं और बोला करते थे, आजकल भी बोलते। फिर ये तो चलो ठीक था, उसके बाद तुम्हें सुनने को मिला होगा टटाइल। अब टटाइल एक्चुअली में क्या होता है, टॉक टू यू लेटर। तो हम जनरली जब व्हाट्सएप पे चैट्स करते हैं तो फ्रेंड्स आपस में ये लिखते हैं टटाइल। उसके बाद ये सब सुनने को मिला, तो अभी थोड़े दिन पहले अनअकैडमी की तरफ से मुझे एक वार्निंग आई थी, सिविल इंजीनियर हूं तो वार्निंग तो आती रहती है। उसमें लिखा था EOD। मैं सही बताऊं तो 2-3 दिन तक ये समझ ही नहीं आया था इसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने गूगल करा, तो गूगल पे मुझे मिला कि इसका मतलब होता है एंड ऑफ द डे। आजकल एंड ऑफ द डे को EOD बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़े दिन पहले लेक्चर ले रहा था, एक बच्चे ने पर्टिकुलरली, मतलब जो भी मैं पढ़ाऊं सही पढ़ा रहा था, क्वेश्चन सही समझ में आ रहे थे, इजी वे में क्लियर करवा रहा था कंसेप्ट। वो बच्चा हमेशा लिखे ORM। मैं, मेरे समझ नहीं आ रही मैं ये बच्चा लिख क्या रहा है। अभी हमको यूट्यूब पे अक्सर पढ़ाने में ये भी तो शक जाता है ना, कहीं बच्चा गाली गुली बक रहा हो, क्योंकि यहाँ पे भारत में इज्जत तो होती नहीं है टीचर्स की, तो लगता है। फिर मैंने उससे पूछा, तो बच्चे का रिप्लाई मुझे क्या आता है, सर इसका मतलब होता है ओके रिपोर्ट मामला। मतलब समय का इफेक्ट देखो अब बच्चों के ऊपर कितना तगड़ा पड़ता जा रहा है? चल, तो भाई अभी बात आती है यहाँ पर आगे की तरफ। अगला टॉपिक हमारा आता है, दैट इज नोन टू बी एज द, और ये ORM मैं आपको बताऊं ये प्रचलन में चल रहा है। ये ORM हंसने की बात नहीं है, प्रचलन में चल रहा है ये। यूट्यूब पे आजकल हम पढ़ाते हैं, तो मैं तो IITs को पढ़ाता हूँ जनरली, तो ये प्रचलन में चल रहा है। बच्चों को जैसे समझ आता है ना, तो आजकल थम्स अप नहीं ORM लिखे जा रहे हैं, ओके रिपोर्ट मामला। ये प्रचलन में चल रहा है अच्छा खासा इफेक्ट देखने को भी मिल रहा है समय का। खैर बाय द वे आगे चलते हैं। मैं तुमको एक ही बात बता दूं भैया, अगला अपना टॉपिक आता है दैट इज टोटली नोन टू बी एज द प्रैक्टिकल टॉपिक, और बड़ी जान छोकने वाला हूं मैं। अपनी कोशिश करूंगा समझाने की, बस जान क्या छोकनी है कोशिश करूंगा। ऐसे टॉपिक भगवान जिंदगी में हमें ना ही दे जिसके अंदर जान चली जाए। टॉपिक हो गया कि बॉर्डर पे लड़ाई हो गई है। यूट्यूब में आप कहाँ पढ़ाते हो IIT वालों को, क्या करोगे तुम IIT के हो? एक्चुअली में यूट्यूब में तो मैं खाली IIT नहीं पढ़ा रहा, यूट्यूब में तो अकेडमिक्स को भी लेकर चलना पड़ जाता है हमें, लेकिन IIT तो हम अपने पेड बैचेस में पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला मेरा टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कोसिटी? सर शुरू करने से पहले छोटी सी बात इस टॉपिक के बारे में बोलना चाहता हूं। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द गाढ़ापन। नाउ व्हाट इज द गाढ़ापन ऑफ द लिक्विड? सर गाढ़ेपन का मतलब होता है यहां पर कि मेरा जो लिक्विड है वो एक्चुअली में कितना ज्यादा फ्लो कर सकता है। और आई विल से दैट अगर इस गाढ़ेपन को समझना चाहता हूं ना, तो इस गाढ़ेपन से रिलेटेड अपनी भाषा में शब्द लिख सकता हूं, दैट इज नोन टू बी एज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब जितना ज्यादा मेरा लिक्विड गाढ़ा होगा उतना कम वो फ्लो कर पाएगा, उतना कम वो फ्लो कर पाएगा। यानी मैं उसको एक चीज तो लिख सकता हूं, सर मेरी बात को समझते हुए चलना। मैंने तुम्हें फ्लो शब्द को बड़े बेहतरीन तरीके से बताया था, और मैंने तुम्हें यह कहा था कि एक्चुअली में फ्लो क्या है, आपके शियर फोर्स का फंक्शन है। आपके शियर फोर्स का फंक्शन है। मेरे शब्दों पर गौर देना, बड़े काम की बात बता रहा हूं। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लो क्या था? फ्लो इज द फंक्शन ऑफ द शियर फोर्स, और आई विल से दैट इट इज द फंक्शन ऑफ द शियर स्ट्रेस। इट इज द फंक्शन ऑफ द शियर स्ट्रेस। मुझे तुम एक बात बता दो, प्रैक्टिकली अगर तुम चीजों को समझ रहे हो,
मैंने कहा तुमने अपने हाथ में दुनिया भर के खुरदरेपन लगा रखे हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार हाथ हो रहे हैं, और तुम अपने हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को फिसलाना चाहते हो। मैंने कहा अगर तुम्हारा हाथ बड़ा खुरदुरा है, रफ एंड टफ है, तो शायद तुम्हारा ये हाथ इस हाथ के ऊपर से नहीं फिसलेगा और तुमको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। You need to apply more and more force over this hand so that it can flow over this, it can slide over this. बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। जितना ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है सर, उतना ज्यादा shear स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये चीज सबको पता है, यहां तक क्लियर है। मैंने कहा अपने हाथ को तुमने बड़ा ही बटर वटर लगा के एकदम स्मूथ तरीके से बढ़िया मेंटेनेंस कर रखी है बॉडी की। तो मैंने कहा बढ़िया मेंटेनेंस करने का मतलब समझते हो? अभी सिविल इंजीनियर हो तो मैं यार तुम्हें क्या मतलब भावों को समझ कर चलना, कि कहा जाता था कि यार इतनी सॉफ्ट स्किन है कि हाथ लगाते ही बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट होने का मतलब समझ रहे हो? सर आपने कुछ नहीं करा, आपने तो जस्ट हाथ रखा ही था, ना जाने कब वो हाथ मेरा वहां से फिसल गया। शब्दों पर गौर देना। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि जब भी तुमने यहां पर हाथ रखा, पहले केस में तुमको बहुत जोर देना पड़ रहा था, दूसरे केस में तुमने कुछ नहीं करा और वो फिसल गया। शब्दों पर गौर देंगे, आप कंसेप्ट पर आ जाओ। तुम्हें यहां से पता लगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब भी एक चीज के अंदर ज्यादा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी एक चीज के अंदर ज्यादा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, मैं वहां से कह सकता हूं उस चीज की एबिलिटी बहुत कम है फ्लो करने की। मैंने क्या बोला? उस चीज की एबिलिटी बहुत कम है फ्लो करने की। अरे यार एक चीज समझ में आ रही है, मैंने तुमको एक ही बात बोली कि यार गाढ़ापन का मतलब समझ में आ गया, उसको बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर विस्कोसिटी। मैं विस्कोसिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ पे आ गया। मैंने कहा नोट करके एक बात समझ में आती है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि जितना ज्यादा बॉडी हैज द एबिलिटी ऑफ द फ्लो, या फिर एबिलिटी ऑफ द फ्लो, एबिलिटी ऑफ द फ्लो जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस। जितना ज्यादा बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, जितना ज्यादा मुझे उसको फैलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी उतना कम वो ढंग से फैल पा रहा है। ये चीज अभी मैंने तुमको समझाई, तुम उस चीज का साथ यहां पर छोड़ दो। अब आ जाओ मेन कंसेप्ट पर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तुमको पता है कि तुम्हारी जो लिक्विड होती है ना, तुम्हारा जो लिक्विड होता है, अगर ये लिक्विड यहां पर किसी सरफेस पर बैठा हुआ है, शब्दों पर गौर देंगे, अगर ये लिक्विड किसी सरफेस पर बैठा हुआ है, मैंने कहा ये लिक्विड यहां पर किसी सरफेस पर कुछ इस तरीके से बैठा था, तुमको पता है मेरे प्यारे बच्चों, तुमको पता है मेरे प्यारे बच्चे, कि तुम्हारा लिक्विड इस सरफेस पर अगर एक जगह रुका हुआ था तो ये अपने आप बहता चले जाएगा। और ये बहेगा किस हेल्प से? ये बहेगा कुछ इस हिसाब से कि आपके लिक्विड की जो मोटाई है ना, आपके लिक्विड की जो मोटाई यहां पर टी थी, वो लिक्विड की मोटाई डिस्टेंस के साथ कम होती जा रही है। ये मोटाई यहां कम, यहां कम, यहां कम, यहां कम और कम। क्यों? जरा और समझते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस चीज को समझना चाहते हो तो ढंग से समझने का प्रयास करना, चीजें मजा आ जाएंगी समझ के। मैंने कहा यहां पर तुम्हारा ये लिक्विड ऐसे था, और मैंने तुमको एक चीज पहले बताई थी कि शियर स्ट्रेस कब जनरेट होता है, या कोई भी ऐसी चीज जो फैलती है, जो बहती है, वो लेयर फॉर्म में चलती है। ऊपर वाली लेयर आगे निकलती है, और ऊपर वाली आगे निकलती है, और ऊपर वाली आगे निकलती है। ये लेयर फॉर्मेट की वजह से ही इसमें शियर आ रहा था, तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारा लिक्विड जो है वो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। तुम्हें पता है मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअली में क्या होता है, अभी नीचे वाली लेयर तो बह ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे वाली लेयर को तो आराम से पकड़ रखा है ना, नीचे वाली लेयर तो सरफेस के फुल कंट्रोल में बैठी हुई है। ऊपर वाली लेयर फ्री है, ऊपर वाली लेयर बहने की कोशिश करेगी, और उससे ऊपर वाली कह रही है अगर तू फ्री तो मैं तुझसे भी ज्यादा फ्री, क्योंकि मैं तो बहुत दूर हूं। मैंने कहा ये थोड़ा और ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगी, ये थोड़ा और ज्यादा, और ये थोड़ी और ज्यादा। सर जितनी ज्यादा तेजी से जाएगी ना, उतनी जल्दी नीचे भी गिरेगी। शब्दों पर गौर देना, जितनी ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी ना, उतनी जल्दी नीचे भी गिरेगी। नीचे गिरने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, आपका यह मोशन इस तरीके का मोशन क्रिएट करता है, और ये लेयर सिस्टम ऐसा होता रहता है, और आपकी जितनी भी ये थिकनेस थी, ये पतली 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 होती रहती है। यानी एक चीज समझ में आ चुकी है
कि फ्लो कैसे चल रहा है। फ्लो जो होता है वो टोटल लेयर फॉर्म में चल रहा है। फ्लो जो हो रहा है वो टोटल लेयर फॉर्म में चल रहा है। फ्लो इन लेयर्स हो रहा है। सर एक चीज जिंदगी में समझ आई थी मुझे। अब आ जाओ गाढ़ेपन पर और आ जाओ फ्लो पर। मुझे पता है मेरे लिक्विड की लेयर ऐसे बह रही है और दो एग्जांपल मैंने तुमको दिए। एक तरफ है तुम्हारे पास पानी और दूसरी तरफ है तुम्हारे पास शहद। तो तुम्हें पता है कि यार शहद एक्चुअली में पानी से कम बहता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे शहद गाढ़ा होता है इसलिए कम बहता है। मैंने कहा तुमको पता है गाढ़ा होने का मतलब क्या होता है। शहद की एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है जिसके कारण आपका शहद ढंग से आगे फ्लो नहीं कर पा रहा। या मैं उसको ऐसा कहना चाहूं, एक लेयर शहद की दूसरी लेयर के साथ ढंग से पकड़ बना के रख रही है। अगर तुम मेरे शब्दों पर गौर दे रहे हो तो तुम्हें यहां से समझ में आ चुका है कि अगर कोई भी चीज गाढ़ी है ना साहब, अगर कोई भी चीज गाढ़ी है ना साहब, तो जीभ के ऊपर जरा रखिएगा और उसकी बूंद टपकाने की कोशिश करिएगा। समझ आ जाएगा कि वो तरसा देगी उस बूंद के लिए। और पानी जो कि बड़ा निर्मल जल है, साफ है, दिल के करीब है, वो एकदम से तुम्हारी जीभ पर आकर गिरेगा और शीतलता का एहसास देगा। फील लीजिए पानी पीने की, डेजर्ट के अंदर तुम बैठे हो। मैंने कहा यार एक चीज समझ में आ रही है, जो जितना गाढ़ा था, सर ने एक बात तो बढ़िया समझा दी, जो जितना गाढ़ा है वो उतनी देर में मेरे पास पहुंच रहा है और जो जितना हल्का था वो उतनी जल्दी आ रहा है क्योंकि वो बह कम रहा है। अगर मैं इसी चीज को ज्यादा अच्छे से समझा दूं, मैंने कहा ये गाढ़ापन ये तुम्हारे पास ना आना, अभी तुमको एक चीज समझ में आ रही है कि सर जो भी मेरा शहद था उस शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था जिसको मैं कोहेजन का नाम दे रहा था, अगर मैं इसी चीज को ढंग से कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक लेयर और दूसरी लेयर है तो हनी की, है तो शहद की, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में पकड़ अच्छी खासी है। जब पकड़ अच्छी खासी होती है ना तो हाथ से निकलने नहीं देता चीजें। जब पकड़ अच्छी खासी होती है तो हाथ से निकलने नहीं देता चीजों। मैंने कहा कोहेजन ज्यादा है, इसी कोहेजन को दूसरी भाषा में मैंने कह दिया गाढ़ापन है। इसी दूसरी चीज को मैंने कह दिया गाढ़ापन है। तुम उल्टा लिख रहे हो अर्चना। मैंने तुम्हें यहां से कह दिया कि जितना ज्यादा इनके बीच में पकड़ होगी उतना कम ये फिसलेगा और उतना बढ़िया तरीके से आगे की तरफ जाएगा, कम जाएगा। तो भाई गाढ़ापन, कोहेजन, लेयर, ये सारी चीजों का फिनोमिना समझ आ गया और ये सारी चीजों का फिनोमिना तुम्हारे शियर स्ट्रेस से रिलेट करता है। ठीक है, तो अभी यहां से क्वेश्चन आया। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, विस्कोसिटी बोला जाता है गाढ़ेपन को, और जितना ज्यादा फ्लूइड गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर शियर स्ट्रेस होगी, ये भी समझ आ गया। और जितना ज्यादा फ्लूइड गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा उसमें कोहेजन होगी, यानी कोहेजन की वजह से गाढ़ापन आ रहा है और इस गाढ़ेपन को बोला जाता है विस्कोसिटी। अब शब्द में तो और कुछ चलती हैं चीजें, बट मैंने तुम्हें जो समझाई वो तुम्हें समझ आनी चाहिए और वो तुम्हें शायद आ भी गई है। अब जरा इसके नोट्स की बात करता हूं। मैंने तुम्हें यहां से कहा मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं विस्कोसिटी को डिफाइन करता हूं, आई विल से दैट विस्कोसिटी होती क्या है। इट इज डिफाइंड एज द resistance to flow between the layers. It is defined as the resistance to flow in between layers of the fluid. बस ठीक है। मैंने कहा इट इज ड्यू टू द, दूसरा पॉइंट मैं तुम्हारे लिए क्या लिखने वाला हूं, इट इज ड्यू टू द व्हाट, इट इज ड्यू टू द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स। जितनी ज्यादा आपके पार्टिकल्स के बीच की कोहेजन होगी उतना ज्यादा आप लोगों का बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आई विल से दैट जितनी ज्यादा आपके लिक्विड के अंदर कोहेजन होने वाली है उतना ज्यादा आपका लिक्विड विस्कस होने वाला है। ये भी तुमको समझ में आ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको अभी दोबारा से उस पर लाने वाला हूं जब वो खाल के ऊपर से हाथ एकदम स्लिप कर रहा था। मेरे शब्दों पर गौर देना। आखिर ऐसा कौन सा लोशन था जिसकी वजह से उंगली रखी थी और वो फिसल गई? शब्दों पर गौर देना, मैं जो कहना चाहता हूं। सर क्या इस चीज का विस्कोसिटी से किसी भी तरह का कनेक्शन है? मुझे सिर्फ यही बता दो। मैं इस चीज को एलेबोरेट करना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं ये बाद में लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूं कि तुमने हाथ रखा था
तुमने हाथ रखा था उसकी स्किन पर और तुम्हारा हाथ ठीक स्लाइड कर गया, क्या इस चीज का विस्कोसिटी से कोई कनेक्शन है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। करणवीर, कुंतल, एक नाम है नेताजी सर, इंग्लिश। आई एम सेइंग दैट, अंग्रेजी मेरी कमजोर है तो मैं कोशिश करता हूँ। आई एम सेइंग दैट कि इफ यू विल प्लेस योर फिंगर टिप ऑन एनीबॉडी स्किन and if your fingertip will slide over that skin very easily or in a very smooth manner, then I'm just asking, is it related to the viscosity concept or not? It is my question. So many of the students are saying that it is no, many of the students are saying that it is yes, and I want to say that there is no relation between this and that. अभी तक आप समझ ही नहीं पाए मैं जो बोलना चाहता हूँ। सर, आपकी स्किन के ऊपर लगी थी लोशन की एक लेयर और तुमने उसके ऊपर रखा था दूसरा हाथ जो कि तुरंत फिसल गया, और मैंने तुम्हें एक ही बात बताई है कि तुम्हारा विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ कोहेजन की वजह से आता है, और यहाँ पे तो दो स्किन का मिलन हो रहा है, दोनों अलग अलग है भाई, और बीच में लोशन था जो फेविकोल का काम करने की बजाय दूसरा काम कर रहा था, बिल्कुल अलग कर रहा था। मैंने तुमको कहा मेरे प्यारे बच्चे, एडहेशन के केस में विस्कोसिटी नहीं आती, एडहेशन के केस में विस्कोसिटी नहीं आती, कोहेजन में आती है। तो तुम्हारे पास ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है? विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली द कोहेजन, नथिंग एल्स, ठीक है? आई विल से वन थिंग टू यू, सिर्फ कोहेजन को याद रखूंगा तो चीजें क्लियर होंगी। अभी एक चीज और क्लियर आती है यहां से, सर समझना कैसे है? सर विस्कोसिटी समझ में आ गई और विस्कोसिटी की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई। नोट्स की जहां तक बात है और कुछ होता ही नहीं है, यही होता है बेसिक सा। डायग्राम की बात है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैंने कहा सबको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारा जो डायग्राम होता है वो डायग्राम कुछ इसी तरीके का होता है कि तुम्हारा ये लिक्विड है और ये लिक्विड जो है लेरिक फॉर्म में चल रहा है। There are various layers of the liquid, then you can say that if this is my layer 1, this is my layer 2, this is my layer 3. Everybody knows what I mean to say. Now if I'm saying that if the velocity of this layer is v1, if the velocity of this layer is v2, and if the velocity of this layer is v3, then everybody knows that कि v3 will be greater than v2 will be greater than v1। यानी जितना ज्यादा मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं, शब्दों पर गौर देना, your flow direction is in this, your flow is this, and this is the transfer direction of the flow, this is the transverse direction of the flow, then you can say that, ladies and gentlemen, कि भाई जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूं आप लोगों की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। समझ में आ गया? नाउ आई कैन से, लेडीज एंड जेंटलमैन, की विस्कोसिटी यहां से क्लियर हुई, और अभी एक छोटा सा टर्म आता है उसको भी क्लियर कर लेता हूं। मैंने कहा वो छोटा सा टर्म मेरे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि मैं जब कल आऊंगा ना तो मैं तुमको ये चीजें डिफाइन करूंगा। एक छोटा सा टर्म मेरे पास आता है जिसको नाम दिया जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? एवरीथिंग रिलेटेड टू द ग्रेडियंट इज ओनली दैट कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो वो ग्रेडियंट कहलाता है। स्लो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब आप वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब समझ कर चलते हैं इसका मतलब क्या है। मैंने कहा तुम्हारा ये लिक्विड एलिमेंट है, सपोज ये, एक मिनट, ये तुम्हारा एक लिक्विड एलिमेंट है। The liquid element is having two layers, that is the layer 1 and that is the layer 2. I know that ki layer 2 will be having the velocity that is known to be as v plus dv, and layer 1 will having the velocity that is known to be as only v velocity. So I can say that, ladies and gentlemen, ki this is the difference that is known to be as the dv. Everybody knows that. Everybody knows that ki this is my fixed surface. This is my fixed surface, suppose, and I'm just moving dy distance from the fixed surface in the transverse direction. देकर लेने पे तुले हुए हैं, ऐसा हो जाता है कई बारी। तो क्लियर है भाई सभी को जो मैं बोलना चाहता हूँ? अभी बात आता है यहाँ पर कि विस्कोसिटी का छोटा सा इफेक्ट अगर मैं देखना चाहूँ, मैं तुम्हें एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सर विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? विस्कोसिटी रिलेशन विद टेम्परेचर। आई विल से वन थिंग टू यू कि जब मैं एयर की बात करता हूँ, यहाँ पर पहले तो लिक्विड्स की बात करता हूँ, मुझे पता है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कोहेजन ऑफ द लिक्विड विल बी गोइंग टू डिक्रीज, कोहेजन विल बी गोइंग टू डिक्रीज,
कोहेजन कम हो जाएगा ना यार। इंक्रीज करूंगा तो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो खत्म होती चली जाएगी, मॉलिक्यूल्स बढ़िया बढ़िया भागते चले जाएंगे, हेंस विस्कोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, सिंपली क्लियर है। हेंस विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी गोइंग टू डिक्रीज। दूसरी मेरे पास बात आती है यहाँ पर फॉर एयर के लिए। आई विल से दैट इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरीबडी नोज दैट जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी गोइंग टू इंक्रीज, विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ती चली जाएंगी, कोलिजन रेट विल इंक्रीज। हेंस आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ द कोलिजन रेट विल बी गोइंग टू इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन। यहां से होगा क्या, जब कोलिजन रेट बढ़ता चले जाएगा तो एक्चुअली में आप लोगों का मूवमेंट में दिक्कत आएगी, मूवमेंट में दिक्कत आएगी। देयर इज द बैरियर इन मूवमेंट। कोलिजन जो है एक मूवमेंट के अंदर बैरियर की तरह काम करने वाली बात बन जाएगी, जिसके कारण आपका लिक्विड फ्लो नहीं कर पाएगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। सो आई विल से दैट बैरियर बनेगा तो विस्कोसिटी ऑफ द एयर विल बी गोइंग टू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विल इंक्रीज on increasing temperature. Now come to the concept of pressure. Now I will say that pressure effect on viscosity. Pressure का क्या effect आता है? Have a concentration, ladies and gentlemen, when we are talking about the liquid terms. Whenever we are going to increase the pressure over the substance, I will say that on increasing pressure over the body, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल बी गोइंग टू डिक्रीज। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जो कंसेप्ट बोलता है वो समझा रहा हूं। प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिड बन जाती है बॉडी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी गोइंग टू इंक्रीज, विल इंक्रीज। जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉरी, कोहेजन इंक्रीज होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल इंक्रीज, हेंस आई विल से दैट विस्कोसिटी विल बी गोइंग टू इंक्रीज। सर जी थोड़ा हिंदी में लिखिए। जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं, देखिए ओमकार भाई, प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो मुझे पता होता है कि मेरा बॉडी जो है लिक्विड से सॉलिड में बन जाती है। बर्फ जमाने का यही प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा। तो मैंने कहा जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो है वो बढ़ा देते हैं। तो जब फोर्स बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, यही मैंने तुमको बोला। एयर के लिए हम लेकर चलते हैं यहां से कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर, जब हम यहां से एयर की बात करते हैं तो एयर के लिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने की वजह से प्रेशर का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर मॉलिक्यूल थोड़े पास भी आ गए तो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं, अगर पार्टिकल्स बम्बार्ड होंगे, समझाने में कहना क्या चाहते हैं, एयर पार्टिकल्स बम्बार्ड होंगे, हाँ होते रहेंगे, विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं आता क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं। तो मैं तुमको कहूंगा एयर पार्टिकल्स आर टू मच फार अवे, एयर पार्टिकल्स आर टू मच फार अवे, so I will say that there is no effect of the pressure on the viscosity, no effect of pressure on viscosity. चलो बेटे, विस्कोसिटी टोटा इतनी होती है, कल की बात है। लास्ट टॉपिक लिख देता हूँ।